नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? एवी क्लियर गाइज, शुरू करें। चलिए भाई, ये पढ़ा है सब लोग। पिल जाओ पिल जाओ। चलो भाई, तो अंगूठा दिखाई फटाफट, चैट और एक बात। एवी क्लियर है? फटाफट टाइप अंगूठा दिखा दीजिए। एवी क्लियर है तो सब कुछ सही चल रहा है। चैट बंद हो रही। पिछली क्लास हम लोग पहुंच गए थे। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो याद दिलाते पहले। हम लोग पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। यहां तक बात हो रही है ना। सॉल्यूशन के टाइप पढ़ रहे थे, उसके अंदर बात हुई थी कि 8 टाइप के होते हैं। 9वां टाइप जो था गैस एंड गैस वाला, वो कोलाइडल नहीं था। यहीं तक हुआ था। चलिए अब आगे। तो ये एक तरीके से सेकंड लेक्चर है। जब 5-10 साल बाद ये देखा जा रहा होगा लेक्चर, इसलिए लिख देना है सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर। स्लाइड नंबर 1 पे आइए। हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक बार और, एक बार और करें। पिछली बार क्या पढ़ा था फिर? वो भी टाइप ही था और ये भी टाइप भी। तो करें दो टाइप कैसे? तो कहेंगे बेसिस अलग अलग है ना। बेसिस अलग अलग। जैसे इस बार ऑन द बेसिस ऑफ, इस बार आप बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। गैसेस स्टेट की क्लास सब लोग कर रहे हैं भैया? स्टेट्स ऑफ मैटर रात के अंधेरे में। ऐसा तो नहीं किसी के हमें पता ही नहीं है? भूपा बने नहीं बैठे कोई? क्या हमें बताया ही नहीं किसी ने। मेरे को कोई कुछ पूछता क्यों नहीं? तो भैया रात को कर लेना, है ना। उसके कितने लेक्चर हो गए? 2 हो गए और आज खत्म हो जाएगा। मतलब आज आखिरी। तो आज गैसेस स्टेट पूरी तरीके से बहुत ढंग से कराया जा रहा है। वो भी आप उठा के देख लीजिए। मतलब वो आखिरी चैप्टर कहा जाता है, उसको भी उतनी परफेक्शन के साथ कराया जा रहा है कि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और यही सरफेस केमिस्ट्री में भी चल रहा है। आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डीएम। जब आप ये देखेंगे कि डीपी और डीएम के बीच में कितनी एफिनिटी है, तो उसके बेसिस पे 2 तरीके डेवलप होते हैं। नंबर 1, इसको बोलते हैं लायोफिलिक, और नंबर 2 इसको बोलते हैं लायोफोबिक। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको फिलिक वर्ड लिखा मिले कहीं, है ना, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, है ना। तो जहां पे एफिनिटी है वहां पे आप बोलेंगे फिलिक, और जहां फोबिया है, डर लगता है, दूर जाता है ना, उसे बोलेंगे फोबिक। तो मान लीजिए अगर डीपी डीएम के बीच में जबरदस्त एफिनिटी है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ फिलिक है, तो ये लायोफिलिक बन जाएगा। अगर इनके बीच में एफिनिटी बिल्कुल ना के बराबर है तो फोबिया है। डीपी को डीएम में डिस्पर्स होने से डर लगता है, तो आप बोलेंगे फोबिया है, लायोफोबिक। क्लियर है? अंदर चलते हैं थोड़ा। स्लाइड नंबर 2। अब एक तरफ रीडिंग डाल लेते हैं लायोफिलिक और एक तरफ रीडिंग डाल लेते हैं लायोफोबिक, और दोनों में अंतर समझते हैं। तो पहला है लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक, और बीच में है लाइन। आइए समझें अंतर। तो पहले जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, एक एक करके पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, फिर एक एक करके समझना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 1, पहला डिफरेंस दोनों के बीच में कि फिलिक की अगर बात हो रही इन दिस केस, देयर विल बी हायर एफिनिटी। तो नाम सही समझ में आ रहा है, हाई एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डी। ठीक है, बगल में यहां पे ये
इस केस में आपको एफिनिटी ना के बराबर मिलेगी। इन दिस केस देयर विल बी लेस एफिनिटी। फोबिया है इसको बिटवीन डीपी एंड डी। सेकेंड पॉइंट। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, पहला वाला रिवर्सिबल है और जो दूसरा वाला है वो इररिवर्सिबल है। तीसरा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, पहला वाला दिखाता है लेस टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सब बातें भी आगे होंगी। और दूसरा वाला दिखाता है मोर टिंडल। ऐसा क्यों होता है? मोर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहां बात करें, अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, तो जैसे बहुत नाम लगे हैं, जैसे मान लो आप बोल रहे हैं, जिनको बोलते समय आपके मुंह में लग रहा हो सुपारी फंस गई, ग्लूटेन, है ना, जबान एकदम लपेटे में आ जा रही हो, जिलेटिन, ग्लूटेन, गम अरेबिक, स्टार्च, और कठिन नाम, मतलब थोड़ा सा ना लगे कि स्टाइलिश नाम है थोड़ा, ऐसे नाम अगर आपके सामने आते हैं, ये विदेशी टाइप नाम लग रहे हैं, कह रहे हैं मैं आगे चल के अपना नाम जिलेटिन रख लूं क्या, ग्लूटेन बन जाओ, इस टाइप के नाम अगर आपको मिलते हैं, जिलेटिन, ग्लूटेन, स्टार्च, तो विदेशी नाम लग रहे हैं। तो जहां पे विदेशी नाम होगा, देखिए विदेशी लोग बहुत एफिनिटी रखते हैं, बहुत फिलिक होते हैं, मतलब है ना, कहीं भी मतलब दिख जाते हैं। तो जैसे विदेशी नाम आपके सामने है तो याद रखेंगे बहुत फिलिक होते हैं, तो वो लायोफिलिक के अंदर आएंगे, है ना। दूसरे देखिए, जैसे ऐसे नाम जो आप रोज ही सुनते रहते हैं, सुबह शाम आपको पढ़ाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एफी का सॉल, है ना, एजी का सॉल, या एयू का सॉल। मान लीजिए एजी लिया, उसका सॉल बना लिया। सॉल का मतलब, सॉल आपको बताया था मैंने, वाला नहीं, सर्दी करे, सर्दियां आएंगी सर फिर पढ़ेंगे, तो सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल ऑफ एजी बना लीजिए आप, है ना, सॉलिड इन लिक्विड बना लीजिए एयू का। तो ये सब देखिए, एजी एयू तो रोज ही सुनते रहते हैं आप, तो ये सब जो है देखे देखे से हैं, तो जो देखे देखे से अपना वो फोबिया में आ जाएंगे, है ना, इनको डर लगता है। तो ये सब देसी नाम लग रहे हैं, ये सिल्वर, गोल्ड, इनके सॉल, तो ये सब आ जाएंगे फोबिया में, है ना। विदेशी बहुत एफिनिटी रखते हैं, देखिए, है ना, को डर नहीं लगता बिल्कुल कहीं भी। देखिए ऐसा थोड़ी यहाँ चलता है। 3 नंबर, भारतवर्ष में ऐसा नहीं चलता। 3 नंबर में आइए। अब देखिए 3 नंबर में यहाँ पता लगा जो बजरंग दल आ गया बीच में, भाई साहब दौड़ा लिया आप। अब देखिए 3 नंबर में आइए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के कितने मेथड्स हैं? देखिए 2 प्रकार के आपने पढ़े, पहले से यहां से चर्चा शुरू करें। देखिए फिलिक का नाम आपको समझ में आएगा, जिसमें एफिनिटी होगी बहुत ज्यादा, वो वाले फिलिक हो जाएंगे, जिनमें फोबिया होगा वो फोबिक हो जाएंगे। अब पहला सवाल है, ये रिवर्सिबल क्यों होते हैं और ये इररिवर्सिबल क्यों होते हैं, है ना। लेस टिंडल इफेक्ट क्यों दिखता है, यहाँ पे मोर टिंडल इफेक्ट क्यों दिखता है, ये सब बातें समझनी होंगी। तो इसके लिए आप थोड़ा समझें कि लायोफिलिक को मेथड्स पढ़ना शुरू करें, तो वहीं क्लियर हो जाएगी बात। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि मेरे को कोलाइडल बनाना है और वो भी लायोफिलिक बनाना है। कंसेप्ट देखिए कैसे बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें होती हैं, रटने वाली चीजें नहीं है। तो मान लीजिए आपसे कहता है लायोफिलिक के ऊपर बात करो जरा पहले, है ना। अब आप लायोफिलिक के ऊपर जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे लायोफिलिक को बनाने के क्या मेथड्स होते हैं। तो अच्छा, बनाने के मेथड का मतलब क्या है कि वो इस समय कोलाइडल नहीं है ना। तो कोलाइडल नहीं तो क्या बन गया, मान लीजिए सस्पेंशन बन गया। अब सस्पेंशन बना बैठा है ना। लायोफिलिक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जो लायोफिलिक था और वो सस्पेंशन बन गया। सस्पेंशन क्यों बन गया, आपने उसको रख दिया मान लो 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, तो धीरे 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 नीचे सेडिमेंट, तो वो सस्पेंशन बन चुका है, नीचे बैठ चुका है। अब हमें बनाना है वापस से कोलाइडल। क्या बनाना है, वापस से कोलाइडल। तो क्या करें कि वापस से कोलाइडल बन जाए। देखिए फिलिक वालों की बहुत एफिनिटी होती है, डीपीडीएम के बीच में बहुत जबरदस्त एफिनिटी होती है। तो आपको बस शेक कर दीजिए वेसल को, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा जाएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड, देयर इज नो स्पेशल मेथड। हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा, बस हमें याद दिलाना पड़ेगा। क्या दिलाना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान से, पहले लाइन लिख देता हूं, उसको पढ़िए। रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन
कहीं भी आपको ये लाइन लिखी मिले तो बिल्कुल ठीक बात है। लायोफिलिक को बस अचीव करने के लिए किसी स्पेशल मेथड की आवश्यकता नहीं होती है। रीजन, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। इट कैन बी अचीव्ड इजिली ओनली बाय शेकिंग द वेसल। तो अगर आप वेसल को शेक कर दें तो भी ये बहुत आराम से बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे सस्पेंशन बन गया, काफी दिन आपने छोड़ दिया, सस्पेंशन बन गया, आपको चाहिए वापस से कोलाइडल। अगर वो लायोफिलिक है तो बस याद दिला दो भाई साहब, हल्का से वेसल को ऐसे शेक कर दो तो याद दिला दो भैया डीपी के पार्टिकल डीएम से मिलकर नीचे बैठ गए, है ना। तो नीचे बैठ गए तो उनको याद दिलाओ भैया आप लोग की एफिनिटी थी, आप तो कहते थे हम डिस्पर्स होंगे, तैरेंगे आराम से, तो नीचे क्यों बैठ गए। तो डीपी को बस याद दिलाना है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी डीएम के साथ बहुत एफिनिटी है और तुमने कहा था हम तो आराम से इसके अंदर डिस्पर्स रहेंगे, ऐसे ऐसे तैरते रहेंगे, और तुम नीचे जाके बैठ गए, तो ये तो गलत बात है। तो इसको जैसे आप शेक करेंगे इसको याद आ जाएगा, डीपी को कहेगा हाँ हमारी तो एफिनिटी थी, और ये वापस से, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे आप इसको याद दिलाएंगे तुरंत इसको याद आ जाएगा और ये वापस से मीडियम में ऊपर की तरफ आ जाएगा और आपको सस्पेंशन से वापस से क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा किस में होगा, फिलिक में, जिसमें कोई बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से आपको सस्पेंशन से कोलाइडल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया देयर इज नो स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है केवल शेकिंग करने से वेसल की। तो जब कभी ये सस्पेंशन बना ले तो आपको बस एक काम करना है, वेसल को शेक कर दीजिए, वापस से कोलाइडल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिवर्सिबल। देखिए इसीलिए एक और बात यहाँ पे निकल के आती है, इसको बोला गया रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये कोलाइडल कभी सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए ना, सपोज एक वेसल लीजिए आप, समझने के लिए एक वेसल ले लिया आपने, इस वेसल के अंदर मान लीजिए आपने लायोफिलिक बना के बैठे थे आप, ठीक, ये मान लीजिए डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल मान लो डीपी के पार्टिकल है, ठीक है। अब आपने इसको बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया, मान लो 3 महीने के लिए आप घूमने चले गए बाहर कुल्लू मनाली, तो बताइए ये जो छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ देर बाद तो सेडिमेंट, ग्रेविटी तो लगेगी ना इस पे भी, ग्रेविटी सब पे लग रही है, तो ग्रेविटी इस पे भी लगेगी, तो धीरे 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 आप पाएंगे कि ये भी सेडिमेंट हो जाएंगे। काफी समय दे देंगे, हालांकि इनको टाइम लगेगा क्योंकि इनकी एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन काफी समय बाद आप देखेंगे ये भी नीचे बैठ जाएंगे, और जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो सबके सब आपको नीचे मिलेंगे। यहाँ पे जब नीचे मिलेंगे तो आपको क्या करना है, वापस से मान लो आपको कोलाइडल बनाना है, तो आपको बस आना है, कुछ करना नहीं है, इनको याद दिला देना है, जो भी वो वाला गाना लगा दीजिए राज फिल्म का, जो भी कस्में खाई थी तुमने, है ना, वादे किए थे जो मिलके, वो याद जैसे ही आप यहाँ लगाएंगे तुरंत ये वापस से मीडियम में आ जाएगा खटाखट। बहुत जबरदस्त एबिलिटी वाला आदमी, कुछ नहीं करना, कोई मेथड नहीं लगाना, बस एक केस है ना, तुरंत जो है राज फिल्म डीनो मौर्या, क्लियर है। तो इसको जैसे आप जो है याद दिलाएंगे तुरंत ही मीडियम में आ जाएगा, खटाखट 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 ये ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही ऊपर आ जाएगा आपको वापस से कोलाइडल में जाएगा। तो सस्पेंशन को कोलाइडल में कन्वर्ट करना कोई बहुत कठिन कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है, मतलब कभी यहाँ सस्पेंशन बन जाए तो वापस से आप उसको कोलाइडल गेन कर सकते हैं बड़ी इजीली। देखिए वापस से इधर आ गए ना, कोलाइडल बन गया वापस से। तो ऐसी रिएक्शन कैसी होंगी, रिवर्सिबल होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया इनके अंदर रिवर्सिबल नेचर होता है, इजीली रिवर्स हो जाती है ना, जरा सा बस याद दिलाना है, बस एक कैसेट ही तो लगानी है, टी सीरीज, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं बड़े जिद्दी होते हैं, देखिए ये इररिवर्सिबल है, इनके अंदर कोई एफिनिटी नहीं है, अगर एक बार डीपी नीचे बैठ गया जाकर के, है ना, एक बार नीचे आके सेडिमेंट हो गया तो भाई साहब इतनी आसानी से ऊपर नहीं आएगा। आप सोचें भाई साहब मैं कैसेट लगा दूं, नहीं, है ना, डीनो मॉरिया इस बार नहीं आएगा। देखिए इस बार मामला इररिवर्सिबल है, आसानी से नहीं लौट के आएगा। अच्छा आसानी से नहीं लौट के आएगा तो क्या लौट के नहीं आएगा, तो आप कहेंगे नहीं लौट के आएगा लेकिन बहुत मुश्किल से, इतना आसान नहीं होगा। एक बार ये सस्पेंशन बन गया तो बैठ गया नीचे चुपचाप, क्योंकि एफिनिटी है नहीं, अब आप बैठ के वेसल को शेक करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ स्पेशल लगाने पड़ेंगे, समझ पा रहे हैं। क्या दूसरी कैसेट लगा दूं सर? अब देखो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, इसमें समय लगेगा और दिमाग भी लगेगा। स्लाइड नंबर आ जाओ 4। स्लाइड नंबर 4 पे हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, किसके लिए बताओ, लायोफोबिक, सेकेंड फॉर लायोफोबिक। अब देखिए जैसे लायोफोबिक है, मान लीजिए उसने सस्पेंशन बना लिया, उसको भी आपने छोड़ दिया 2 महीने, उसने बहुत जिद्दी सस्पेंशन बना लिया,
अब भाई साहब ये इतनी आसानी से वापस थोड़ी आएगा, एक बार सस्पेंशन बन गया, इट कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली बाई शेकिंग द वेसल। तो आप सोचें कि भाई साहब मैं बस एक गाना सुना दूं उसको और वापस आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एफिनिटी थी नहीं। देखिए डीपीडीएम के साथ एफिनिटी रखता नहीं था, नो एफिनिटी के बराबर लगभग मामला था। फोबिया था, उसको वैसे ही डर लगता था। देखिए उसको वैसे ही डर लगता था, डीपी को डीएम में रहने में, डिस्पर्स होने में यहाँ पे डर लगता था। एक बार वो नीचे बैठ गया तो उसको तो मजा आ रहा है ना, वो कह रहा हम क्यों वापस आए, हमें तो डर लगता था ऊपर, हम क्यों वापस आए, हम नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे, हम भाग जाएंगे। तो मतलब इस टाइप से नीचे बैठे रहेगा चुपचाप। तो बताइए अगर आपको जबरदस्ती उसको जबरन ऊपर लाना है तो हमें कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। वी नीड टू यूज सम स्पेशल मेथड। ऐसा नहीं कभी नहीं आया है ना, लेकिन हमें कुछ स्पेशल मेथड की आवश्यकता होगी, आसानी से नहीं आएगा, ये कह लीजिए। तो मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। तो कभी आप सोचिए किताबें आप पढ़ें उठा करके तो आपको फिलिक के लिए कोई मेथड नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फोबिक जब आता है तो आपको मेथड पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? सोचा तो क्या ही होगा। तो आज सोचिए, समझ गए आज बात? तो बताइए मेथड्स जो खूब सारे पढ़ते हैं वो हम फिलिक के लिए नहीं पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? फोबिक के लिए पढ़ते हैं। पॉइंट समझ में? तो कोई बात रटने की नहीं है, लॉजिकली सुनते रहिए। हाँ चलिए स्लाइड नंबर 5 पे आ जाइए। अब बताइए जिसके लिए मैं मेथड पढ़ने है उसके लिए मेथड पढ़ना शुरू कर लेते हैं। अच्छा अगर वो लायोफिलिक नहीं है, मान लो लायोफोबिक की बात अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए, चलिए अब आप लायोफोबिक की बात करें, क्योंकि लायोफोबिक में मेथड पढ़ने पड़ रहे हैं, फिलिक का तो हो गया। अब मान लीजिए लायोफोबिक कोलाइड है कोई, ठीक, अब वो कोलाइडल रेंज में नहीं रहा मान लो, तभी तो आप मेथड पढ़ रहे हैं। अच्छा अगर किसी चीज को बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो अब नहीं रही। भाई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कोलाइडल को बना रहे हैं, कोलाइडल को बनाएंगे तभी, जब कोलाइडल रहा नहीं होगा तो कोलाइडल अगर नहीं रहा तो फिर क्या रहा होगा? दो ही पॉसिबिलिटी उसके अलावा, एक ट्रू और एक सस्पेंशन। आपको पहली क्लास में पढ़ाया गया था, तीन पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। अब मान लीजिए वो कोलाइडल नहीं रहा तो अब क्या हो गया होगा? या तो ट्रू सोल्यूशन हो गया होगा या तो सस्पेंशन हो गया होगा, दोनों में से कुछ होगा। या तो बैठ गया होगा या कोई हीट वीट लेकर के ट्रू सोल्यूशन बन गया होगा, टूट गए होंगे पार्टिकल, तो साइज पार्टिकल का कम हो गया होगा या तो साइज पार्टिकल का ज्यादा हो गया होगा। तो अगर मान लीजिए वो कोलाइडल नहीं रहा है ना, आपको बनाना है कोलाइडल, अचीव करना है, तो वो इस वक्त क्या है? तो आप कहेंगे इस वक्त हो सकता है कि वाले साइज में चला गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सस्पेंशन वाले में चला गया। आपको रेंज बताई गई थी मेरे दोस्त, तो अगर वो सस्पेंशन के साइज में चला गया तो साइज बड़ा हो सकता है, अगर वो ट्रू सॉल्यूशन के साइज में चला गया तो साइज छोटा हो सकता है। तो या तो पार्टिकल्स का साइज पहले से कम हो गया होगा और या तो पार्टिकल का साइज पहले से ज्यादा हो गया होगा। अब सवाल उठता है हमें चाहिए कोलाइडल, तो हम क्या करेंगे? अगर साइज कम हो गया होगा तो हम इधर से इधर जाएंगे ऐसे, और अगर इधर चले जाएंगे तो इधर से इधर आएंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा है। तो मान लीजिए आपके पास ट्रू सोल्यूशन आ चुका है, साइज कम हो गया, तो आप इधर जाएंगे ऐसे। जब इधर जाएंगे तो बताइए क्या करना है? साइज हो चुका है कम और आपको बढ़ाना है। देखिए साइज हो चुका है और आपको वापस कोलाइडल की रेंज में लाना है, साइज को बढ़ाना है। तो इसका आपका मकसद देखिए क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए। आपका मकसद है साइज को बढ़ाना। साइज कैसे बढ़ेगा? कुछ मेथड लगाने पड़ेंगे। कौन सा मेथड? एग्रीगेशन मेथड, जोड़ना पड़ेगा ना। तो मेथड का नाम होगा कंडेंसेशन या फिर एग्रीगेशन। पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे आप सस्पेंशन लेके बैठे हुए हैं और साइज बड़ा हो गया है, तो जब साइज बड़ा हो गया तो आप क्या बोलेंगे? साइज को घटाओ। और साइज को घटाने के लिए आप इस तरफ ऐसे जाएंगे, और जब इस तरफ ऐसे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? मेथड का नाम क्या बोलेंगे? कि इस बार हम तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? साइज को वापस से कम करना, जो बढ़ चुका है उसको कम करना। तो यहाँ पे मेथड कौन से लगाएंगे? डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ रही? लॉजिकल बात है बिल्कुल। कोई भी बात अभी तक मैंने रटने वाली नहीं की कि याद कर लो, है ना? क्या तुम्हें याद है? ऐसी कोई बात नहीं, एकदम लॉजिकल चल रहा है। तो दो मेथड्स डेवलप हो जाते हैं। कौन कौन से दो मेथड्स? एक कंडेंसेशन, एक डिसइंटीग्रेशन। इसीलिए दो मेथड पढ़ाए जाते हैं टू मेक लायोफिलिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाने के लिए दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, एक कंडेंसेशन और दूसरा डिसइंटीग्रेशन। कितनों को फील आ रहा है कंसेप्ट का कि क्या चल रहा है? लॉजिकल बातें चल रही बिल्कुल। एक बार अगर लॉजिकल तरीके से पूरा समझ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की। तो एक मेथड ये होगा और एक मेथड ये होगा। तो कोई आपसे पूछे यही दो मेथड क्यों पढ़ते हैं, तो ये लॉजिक है उसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। 6 नंबर पे हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो अब जो कंटिन्यू है यहाँ पे वो आप समझ गए। यहाँ पे लायोफोबिक की चर्चा चल रही है,
फिलिक की चर्चा तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, आप इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं। लायोफोबिक के अंदर घुस जाइए। जब इसके अंदर आप जाएंगे तो दो प्रकार के मेथड मिलेंगे, एक इधर एक इधर। इधर जो आपको मेथड मिलेगा वो कंडेंसेशन होगा, इधर जो मेथड की बात कर रहे हैं वो डिसइंटीग्रेशन है। तो दो पार्ट में तोड़ लिया इसको। पहले को बोला कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को आप एग्री भी बोल सकते आराम से, और दूसरा वाला जो है मामला वो है डिसइंटीग्रेशन। पहला है जोड़ना, आसान भाषा में बात करें तो पहला है जोड़ना और दूसरा है तोड़ना। अब जोड़ने के विभिन्न तरीके हैं और तोड़ने के भी विभिन्न तरीके हैं, दोनों तरीके आपको पढ़ने होंगे। चलिए इसके भी अंदर चलते हैं जरा। अब इसके मेथड वगैरह रटते रहते हैं लोग कि ये 4 होते थे सर, वो 5 होते थे। रटना कुछ नहीं, लॉजिकल चलिए सुनते जाइए ध्यान से बात। कंडेंसेशन में दो हिस्से कर लीजिए। कंडेंसेशन का जो पहला हिस्सा होगा, देखिए जब आप जोड़ते हैं चीजों को तो जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कुछ केमिकल रिएक्शन लगा के जोड़ दो, है ना, कुछ केमिकल चेंजेस करा दो, और एक होता है कुछ फिजिकल चेंजेस करा दो। तो दो प्रकार के मेथड यहाँ पे डेवलप होते हैं। एक केमिकल, जो कहते हैं कि मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवा करके कंडेंसेशन करवा दूंगा, और दूसरा मेथड कहते हैं कि मैं कुछ फिजिकली कंडीशन ऐसी दे दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, कुछ फिजिकली कंडीशन, कोई रिएक्शन नहीं कराऊंगा, फिजिकली कंडीशन ऐसी डेवलप कर दूंगा कि वो अपने आप जुड़ जाएगा। कैसे वो आगे समझेंगे। अब केमिकल के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको 4 तरीके मिलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो चारों कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट बना लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। जब आप फिजिकल मेथड के अंदर आएंगे तो फिर इसके अंदर भी आपको 2 मेथड्स मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको 2 मेथड्स हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर। चलिए, तो पहला मेथड जो केमिकल में आता है उसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। अब ये सब लोग कहते हैं खुद ही पढ़ लेना, किताब में लिखा हुआ है, मॉड्यूल पढ़ लो, है ना। क्लास में इसे खड़ा कर देते थे वहां, जहां बहुत खुश होते हैं लोग, ठीक है। कहते थे सब लोग बच्चों, सब लोग मॉड्यूल लेके जरूर आना, ठीक है। फिर एक आदमी से कहते तुम खड़े हो जाओ, पेज नंबर 72 पढ़ना शुरू करो। विमला खड़ी हो जाओ। अब विमला पढ़ रही, बाकी सुन रहे हैं। ऐसे चलता था। बीच बीच में सर एक्सप्लेन कर देंगे, कहेंगे ये देखो लाइन विमला ने बोली, समझ में आई, यस यस सर। मौज आ रही एकदम, मतलब जोश में क्लास चल रही भाई साहब, किसी को कुछ हवा नहीं है, न सर कुछ पता चल रहा, न विमला पता चल रहा, न सिमला पता चल रहा। देखो सब मौज ले रहा जिंदगी की। यहाँ पे देखिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है एक्सेसिव कूलिंग। तो इसीलिए मैं कोई स्लाइड नहीं, कोई किताब नहीं, ऐसा भी नहीं नोट्स उठा के यहाँ डाल दी, खटखट खटखट अंडरलाइन कर रहा है उसको बैठ के। एक्सेसिव कूलिंग एक बार पढ़ेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये 2 फिजिकली तरीके होते हैं जिनसे आप ये कार्यक्रम करा सकते हैं। फिर आप आ जाइए इधर, जब आप इधर आएंगे डिसइंटीग्रेशन में, तो डिसइंटीग्रेशन के होते हैं 3 मेथड, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए याद रखने का तरीका ऐसा होगा कि अगर आप डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को तोड़ने के देखिए 3 तरीके बेसिकली होते हैं। पहला, आप उसको मतलब जैसे मान लो पुलिस किसी को पकड़ ले गई है, अब वो मान लो बयान नहीं दे रहा, बता नहीं रहा, बिल्लू सांडा है मान लो, है ना, आता ना क्लास में बिल्लू सांडा। तो मान लीजिए वो बता 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 रहे थे बिल्लू सांडा आता है क्लास में। तो मान लीजिए जो है कुछ बता नहीं रहा, मुंह नहीं खोल रहा, जबान नहीं खोल रहा, तो साहब आप पहला तरीका है कि उसको तोड़िए, जम के तोड़िए, मतलब है ना, कूटिए कायदे से। तो पहला तरीका मैकेनिकल तरीका, कूटेंगे। अब मान लीजिए कूटने से नहीं बताया तो बिजली के झटके देंगे, इलेक्ट्रिकल मेथड लगाएंगे, उसके बाद भी नहीं बताया तो फिर मतलब इमोशनल करेंगे। इमोशनल करने वाला मेथड होता है पेप्टाइजेशन, कुछ मिलाएंगे उसकी जिंदगी में, कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, घर वालों को याद दिला। ये तीसरा मेथड है, ये पेप्टाइजेशन। तो 3 मेथड पढ़ने, पहले शारीरिक तौर पे तोड़ेंगे उसको, फिर बिजली के झटके देंगे, नहीं मानेगा तो पेप्टाइजेशन करवा देंगे। ये तोड़ने के 3 तरीके होते हैं, क्लियर है। अब आपको ये सब पढ़ने हैं और बहुत लॉजिकल तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा हवा हम देख सुन लेना। तो एक एक करके सबको शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए कंडेंसेशन में केमिकल। तो पहले केमिकल खत्म करेंगे, फिर फिजिकल खत्म करेंगे। इतना क्लियर। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले लायोफोबिक बनाने के तरीके पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके अंदर कंडेंसेशन मेथड पढ़ रहे हैं। कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग केमिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और उसके अंदर ये चारों पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट, 7 नंबर स्लाइड।
7 नंबर स्लाइड में सबसे पहले अगर हेडिंग डाल ली जाए कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। कंडेंसेशन में भी हम कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल मेथड, ठीक है। अब केमिकल मेथड में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले 1 नंबर पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डबल डिकम्पोजिशन। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? डबल डिकम्पोजिशन मतलब 2 बार तोड़ा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? तो नाम में देखिए, नाम क्या काम में कब परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नाम देखिए कई बार काम से मैच नहीं करता, तो नाम रख लिया तेजा, उसे चला ही नहीं जा रहा, चला रहा भाई साहब। देखिए तो डबल डिकम्पोजिशन मेरे दोस्त, है ना। इसके पहले लेक्चर हुए हैं, पूछ रहे पहले लेक्चर हुए हैं क्या? इसके भैया 1 क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास मैंने। देखिए मैं इसीलिए समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को, बहुत आप मासूम है। यही लिख दिया था लेक्चर नंबर 2, जब दोबारा कभी देखेंगे तब भी देखिए मिलेगा आपको, आपकी मासूमियत को ध्यान में रखते हुए ये लिखा जाता है। अब देखिए डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है AS2 रिएक्शन, एक लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। AS2O3 प्लस H2S गिव्स AS2S3 प्लस पानी। जब ये बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्व मिलता है, ये जो आर्सेनिक का सल्फाइड है इसका आपको यहाँ पे सॉल्व गेन हो जाएगा। सॉल्व का मतलब समझिए ध्यान से, सॉलिड एंड लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये इस लिक्विड पानी के अंदर ये DM है और ये DP के पार्टिकल होंगे, ये इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और आपको एक सॉल्व मिल जाएगा किसका? S2S3 का। इस मेथड को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। अब सवाल उठता है कि क्या इसको रट लेना है सर, लर्न बाय हार्ट कर लूं ऐसे दिल बना के? क्या नहीं, लॉजिकल चलिए। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? दो व्यक्तियों को तोड़ा जाएगा। अब आप कहेंगे साहब यहाँ आप बोल रहे हो डिकम्पोजिशन, ऊपर लिख रहे हो कंडेंसेशन, ऊपर आप जोड़ने की बातें कर रहे हो और नीचे अंदर अंदर आप तोड़ने की बातें कर रहे हो। तो मैं कहूंगा ऐसा तोड़ा है, देखिए पहले तोड़ा है, डिकम्पोजिशन किया, तो मैं कहूंगा तोड़ा है, यस। 2 लोगों को तोड़ा है, 2 लोगों को तोड़ा है, फिर उसको इस तरीके से जोड़ा है कि नेट में मामला साइज बढ़ गया है। कंसेप्ट समझिए क्या बोल रहा हूँ? 2 लोगों को तोड़ा है, फिर उनको इस तरीके से जोड़ा है कि नेट में साइज बढ़ गया है और आपको कोलाइडल रेंज में पार्टिकल मिल गए। क्योंकि कंडेंसेशन का मेन मकसद क्या था आपको बताया था मैंने, कंडेंसेशन मेथड तभी लगाएंगे जो आपको साइज को क्या करना हो? बढ़ाना हो। साइज को क्या करना हो? बढ़ाना हो। तो साइज बढ़ाना था आपको। देखिए यहाँ पे जो AS2O3 है उससे जब आप AS2S3 बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति टूट रहे हैं, ये दोनों टूट रहे हैं, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, है ना। जब इसको दोनों को तोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, है ना, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। अब मान लीजिए दोनों व्यक्तियों को आपने तोड़ डाला, ठीक है। एक को यहां से तोड़ दिया, एक को यहां, दोनों को तोड़ दिया। देखो एक को यहाँ धड़ अलग कर लिया, इसका धड़ अलग कर लिया, और फिर मान लीजिए दोनों नीचे नीचे पोर्शन ये दोनों मिला दो। तो बताइए दोनों को तोड़ा है, इन दोनों के नीचे नीचे वाले पोर्शन मिला दो, ऊपर वाले अलग मिला दो, खोपड़ियां अलग मिला दो, नीचे वाले सब बाकी सब हिस्से अलग मिला दो। तो भैया ये वाले हिस्से बड़े नहीं हो जाएंगे? इन दोनों को जब जोड़ोगे तो बड़े नहीं हो जाएंगे? तो देखिए दोनों जब टूटे हैं, टूटे तो दोनों ही हैं, तो आप बोलेंगे डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन बाद में दोनों इस तरीके से ज्वाइन हुए हैं, इसका वाला ये हिस्सा इससे मिल गया है, इसलिए नेट हिस्सा ये वाला बड़ा हो गया है। तो देखिए ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, टूटे दोनों है, इसलिए मेथड का नाम है डबल डिकम्पोजिशन। फिर इसका जो आर्सेनिक वाला पार्ट है वो सल्फर से मिल गया, और देखिए ये बड़ा पार्ट था और ये बड़े पार्ट से मिल गया, इसलिए यहाँ पे देखिए साइज बड़ा हो गया है। ठीक, एक रीजन। दूसरा रीजन, तो इसे कंडेंसेशन क्यों बोला? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। पॉइंट समझ पा रहे हैं? दूसरा रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे जो AS2O3 होता है वो पानी में सॉल्युबल कम होता है, H2S3 होता है जो पानी में सॉल्युबल कम होता है। तो जब पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो इसके पार्टिकल अपने आप एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको साइज यहाँ पे बढ़ के मिलेगा। तो 2 रीजन समझिए, ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, और टूटने के बाद दोनों इस कदर जुड़े हैं कि इसका आर्सेनिक इसके सल्फर से जोड़ दिया है। सल्फर देखिए बड़ा पार्ट था, ऑक्सीजन छोटा पार्ट था, देखिए तो ऑक्सीजन छोटा था, इसको हटा दिया और इसकी जगह सल्फर लगा दिया, तो देखिए साइज बढ़ गया। क्लियर है? तो कंडेंसेशन मेथड क्यों बोले? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोले? क्योंकि 2 लोग टूटे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? तो अंगूठा दिखाई, फटाफट आगे बढ़ो। चलिए, तो ये सब मेथड समझने वाले हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। डबल डिकम्पोजिशन डन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस बचे हैं। चलिए पॉइंट नंबर बी, 8 नंबर स्लाइड। अगले मेथड का नाम है
अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या करिए H2S ले लें, SO2 से रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे आपको सल्फर मिल जाएगा प्लस पानी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो H2S में जो सल्फर है उसके ऊपर -2 चार्ज है और यहाँ सल्फर के ऊपर 0 चार्ज है, तो यहाँ से जो -2 वाला कैरेक्टर ये कन्वर्ट होकर 0 में चला गया, तो ये देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ये ऑक्सीडेशन हो गया तो H2S का ऑक्सीडेशन कर दिया किसने, SO2 ने, तो ये कन्वर्ट होकर यहाँ पहुंच गया। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस वाले को, ये जो एरो बनाएगी इसको क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको सल्फर का सॉल्व मिलेगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा सॉल ऑफ सल्फर। सॉल ऑफ सल्फर का मतलब समझिए, फिर से सॉलिड इन लिक्विड है ना, सल्फर क्या है, सॉलिड है, पानी के अंदर डीएम के अंदर ये डीपी है और ये डीएम के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। अब आपसे कहेगा भाई साहब यहाँ तो लग रहा है H2S था, फिर आप सल्फर पे आ गए तो साइज कम नहीं हो गया, तो आप कहेंगे नहीं, आपको लग रहा है साइज कम हो गया, H निकल गया ना इसके अंदर, तो आप कहेंगे साइज तो कम हो गया, और आप बोल रहे हो मेथड का नाम है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन फिर कैसे हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, H2S अगर सल्फर में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो सल्फर होता है इसकी सॉल्युबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो बहुत कम होती है। सल्फर इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, बराबर, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि ये तुरंत एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं पानी के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या मिल जाता है, बड़ा मिल जाता है। रीजन आप क्या देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इज वेरी लेस। पॉइंट समझ में आया क्या चल रहा है? तो आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि साइज कम हो रहा है, लेकिन साइज कम नहीं हो रहा है, इसके अंदर जब एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा तो ये पार्टिकल आपस में क्लब करना शुरू कर देते हैं, तो खूब सारे सल्फर आपस में एग्रीगेट होंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। क्लियर? कैनेडियन वाले दोस्तों क्या हो गया, कहते सर आप मेरी टेंशन मत लो, मेरा पहले से सही लैग हो गया, किस पे, दिमाग में, कहाँ लैग हो गया, क्या दिमाग में लैग होता है सर बार बार? एकदम सही चल रहा है, मेरी तरफ से कोई लैग नहीं है, लैग होता तो मैं खुद ही बताता लैग हुआ है, अपना सिस्टम सही करो, फिर लैग हो रहा है तो यहाँ स्पीड एकदम सही है। थर्ड पे आइए, तीसरे मेथड का नाम है रिडक्शन मेथड। देन ये रिडक्शन मेथड में आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कुछ मेन चीज और उससे आप कहेंगे कार्यक्रम चला होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे AuCl3 ले लो, रिएक्शन देखिए उससे अपने आप आइडिया लग जाता है, SnCl2 से रिएक्शन करवा दो तो यहां बन जाएगा Au प्लस SnCl4। यहाँ पे आप चार्ज अगर देखें तो Au के ऊपर यहाँ +3 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है, ध्यान दीजिए ये रिड्यूस हो गया है। अच्छा ये रिड्यूस हुआ है तो क्या कुछ ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, अब मुद्दा समझिए जरा ध्यान से। अगर आप कहते हैं भाई साहब ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है ये रिड्यूस हुआ है, तो क्या ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, बगल वाला हुआ है, तो कहेंगे फिर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला मेथड का नाम। अब इससे सवाल कोई उठाता नहीं, यकीन मानिए आप ये सब कहीं पढ़ेंगे ना सस्ती जगह तो सीधे इसे लिखवा दिया जाएगा रिडक्शन मेथड, ये इसका एग्जाम्पल है, खत्म, फिनिश, चलिए अगला नेक्स्ट। तो आप मुद्दा समझिए, कोई आपसे पूछे भाई साहब ये रिड्यूस हो रहा है, कह रहे हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कह रहे हाँ, तो मेथड का नाम रिडक्शन क्यों बोला, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला। तो आपको आप बोलेंगे जो बना रहे हो ना, जिसका सॉल्व बना रहे हो वो किसके थ्रू बना है, रिडक्शन के थ्रू बना है। देखिए आप जिसका सॉल्व बना रहे हैं वो रिडक्शन के थ्रू बना है, आप AU का सॉल्व गेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वाटर तो प्रेजेंट ही होगा मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम में सब कुछ चल रहा होगा, तो जब एक्वस मीडियम में चल रहा होगा तो जो AU के पार्टिकल होते हैं, जो AU के पार्टिकल होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम रखते हैं, तो गोल्ड के जो पार्टिकल हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, इसलिए ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं और आपको सॉल ऑफ AU मिलता है, जिसका कि साइज एग्रीगेशन की वजह से बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? तो हर बार आपको ऐसा लगे कि ये दोनों टूट गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया तो साइज कम हो गया, नहीं, कई बार यहाँ सॉल्युबिलिटी का लॉजिक चलेगा और यहाँ पे आपको सॉल ऑफ AU मिलेगा, साइज बढ़ चुका होगा। रीजन आप क्या देंगे, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। किसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, AU की, किसमें, पानी में, इसलिए एग्रीगेट हो जाते हैं। चलिए क्लियर है? तो एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं कैसे डेवलप हो रहा है। तो इस मेथड को आपने रिडक्शन क्यों बोला और पिछले मेथड को आपने ऑक्सीडेशन क्यों बोला, तो आप उससे कहेंगे कि जिसका सॉल्व बना रहे हो उसके बेसिस पे मेथड लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ सल्फर का सॉल्व बना रहे हैं और सल्फर ऑक्सीडेशन के थ्रू बना है, इसलिए सॉल ऑफ सल्फर गेन हुआ है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है इसलिए कंडेंसेशन है, सॉल ऑफ सल्फर ऑक्सीडेशन के थ्रू मिला है इसलिए मेथड का नाम ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्या बोलेंगे,
सॉल्बिलिटी एयू की कम हो गई है, इसलिए साइज बढ़ा है, साइज बढ़ने की वजह से आप बोलेंगे कंडेंसेशन हुआ है, और एयू रिडक्शन के थ्रू बना है, इसलिए मेथड का नाम रिडक्शन। इससे द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका हो नहीं सकता। अगर इसके बाद भी आपको ये बातें याद करनी पड़ रही हैं तो यकीन मानिए आप बहुत पैदल हैं, बहुत ज्यादा, बेइंतहा। फील्ड बदल लीजिए, मतलब सब्जेक्ट में मत चेंज करिए, फील्ड ही बदल लीजिए। अगला हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखिए, हाइड्रोलिसिस में आप FeCl3 प्लस पानी, और इससे बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो फिर से क्या होता है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना हुआ है इसकी सॉल्बिलिटी फिर से पानी में बहुत कम है। आप देखते होंगे इसका सॉलिड पीपीटी बड़ी आसानी से बन जाता है इनऑर्गेनिक के अंदर। तो यहाँ पे फिर से एग्रीगेशन स्टार्ट होगा क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी कम है, तो साइज फिर से बढ़ जाएगा। फिर से मेथड का नाम क्या होगा, कंडेंसेशन। हाइड्रोलिसिस क्यों बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोलिसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बना किसके थ्रू है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। FeCl3 को आपने पानी में डाल दिया, हाइड्रोलिसिस हुई, फिर ये बन गया। और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी ये पीपीटी बना देगा, और पीपीटी बनाएंगे तो फिर उसको वापस से गेन करना पड़ेगा, और कैसे गेन करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि FeCl3 से आप इसे कैसे बनाएंगे। बाद में पीपीटी बनाएगा तो बाद में वापस लाएंगे, वो तो कहानी अलग है। अभी फिलहाल क्या है, FeCl3 को पानी में डाल दीजिए, आपको FeOH होल थ्राइस मिल जाएंगे, साइज पार्टिकल का बढ़ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। फिर आप इसको छोड़ेंगे तब ये बाद में सस्पेंशन बनाएगा। अगर ये बाद में सस्पेंशन बना लेगा, ध्यान दीजिए, बाद में ये साइज बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया, देखिए थोड़ा साइज बढ़ाने से क्या हुआ, थोड़ा साइज बढ़ाने से कोलाइडल रेंज में आ गया। अगर ये पीपीटी बना लेगा तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वापस लाना पड़ेगा इसको। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन, यानी कि अभी हम साइज को बढ़ा रहे हैं। अभी साइज बढ़ाना, क्योंकि पहले से साइज बहुत कम है तो हम साइज को बढ़ा रहे हैं, और साइज को बढ़ा करके इन मेथड के थ्रू कोलाइडल रेंज में ला रहे हैं। अगर इनके मेथड करते 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 रेंज, कोलाइडल रेंज से भी आप आगे निकल गए, सस्पेंशन की तरफ चले गए, मान लीजिए साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो फिर आपको इन मेथड की जरूरत पड़ेगी। लॉजिक समझिए जरा, अगर साइज गलती से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो फिर आपको इन मेथड की जरूरत पड़ेगी, तब आप तोड़ेंगे और वापस से उसको कोलाइडल रेंज में लाएंगे। लेकिन लाना कोलाइडल रेंज में दो हथियार है आपके पास। क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये चारों क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, FeCl3 को पानी में डाल दीजिए, FeOH बनेगा, साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, आप कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। मुबारक हो। अब कुल मिला के अगर आप देखें तो इन चारों मेथड में जो बेसिक कंसेप्ट लग रहा है, वाले में बोला डबल डिकम्पोजिशन, रीजन क्या बोला आपने, ये हिस्सा ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगा दो, तो जो बड़ा पार्टिकल था वो दे दिया, तो यहाँ पे एग्रीगेशन हो गया और सॉल्व मिल गया आपको, साइज बढ़ गया। दूसरे में आपने क्या बोला, सल्फर की सॉल्बिलिटी बहुत कम है, इसलिए सल्फर पानी में एग्रीगेट होना शुरू हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। तीसरे में क्या बोला, एयू की भी सॉल्बिलिटी बहुत कम है, इसलिए उसका भी सॉल्व बन जाता है, साइज बढ़ जाता है। चौथे में आपने क्या बोला कि FeOH होल थ्राइस होता है, उसकी पानी में सॉल्बिलिटी फिर से कम है, और फिर से और साइज बढ़ जाएगा। यहां से यहां जाएंगे तो साइज आपको पहले से ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी पानी में कम है। लेकिन बेसिक अगर आप कंसेप्ट देखें तो बेसिक कंसेप्ट है सॉल्बिलिटी का। क्लियर है? तो आपको जब जब साइज बढ़ाना हो तो आप ऐसी चीजें बना दीजिए जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में कम हो। ठीक है, सुस्त जनता को समझ में आ रहा है? अब उसका अगला पॉइंट है, अच्छा लैग होता है तो पूरे मुंह टेढ़े करते हैं, और जब समझ में आता है तो ये नहीं कि अंगूठे दिखा दें। ये देखिए, ये नकारात्मक सोच है। देखिए समाज में कुछ अगर मान लीजिए आपके साथ गलत हो गया तो आप 4 बार चिल्लाएंगे, और सही हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं बताएंगे कि मेरे साथ कुछ सही हुआ है। ये इसीलिए समाज खत्म हो रहा है। देखिए ये नकारात्मक सोच है। अब यहीं पे हल्का सा लैग हो जाए, भाई साहब इतने मुंह टेढ़े हो जाएंगे भर भर के। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सही कंसेप्ट पढ़ाएगा तो उसमें नहीं कहेंगे हाँ मेरे को समझ में आया सर, कहेंगे ये तुम आपका फर्ज था। तो देखिए अब आ जाइए फिजिकल मेथड पे, एक्सेसिव कूलिंग और एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 11 नंबर। हम लोग पढ़ने जाने इसका फिजिकल मेथड। अब जो आप फिजिकल तरीके समझ रहे हैं, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन मेथड का मकसद वही है, साइज को बढ़ाना। यानी कि ये सब है किसके अंतर्गत, कंडेंसेशन। अब पढ़ कंडेंसेशन ही रहे हैं अभी।
लेकिन इस बार आपने तरीके बदल दिए, इस बार आप तरीके लगाएंगे फिजिकल मेथड। तरीका नंबर एक जो है वो है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए वेपर है, अब वेपर है तो साइज बहुत छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। या आपके पास मान लीजिए सल्फर की वेपर है तो साइज बहुत कम होगा, तो इसको कोल्ड वाटर से पास कर दो। जैसे आप इसको कोल्ड वाटर से पास करेंगे, बहुत ठंडा पानी उससे पास कर दो, तो कोल्ड वाटर मिलते ही इसका टेम्परेचर बहुत कम होने लगेगा, तापमान बहुत कम है, तो ये सब एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वेपर्स कंडेंसेट होंगी तो इस मेथड का नाम होता है कंडेंसेटिंग वेपर। यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है कंडेंसेटिंग वेपर। कई जगह पे आप देखेंगे तो आपको इस मेथड के बगल में ये लिखा मिलेगा कि ये कंडेंसेटिंग वेपर मेथड है। क्या करते हैं, जो मर्करी वेपर है, सल्फर वेपर है, इसको कोल्ड वाटर से पास कर देंगे, टेम्परेचर अचानक से बहुत गिरा देंगे और इसकी वजह से ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे तो इनका जो साइज है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो मर्करी है और जो सल्फर है, इनके पार्टिकल्स जब एग्रीगेट होंगे तो इनका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने से किस रेंज में आ जाएंगे, कंडेंसेशन मेथड के थ्रू कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट बहुत लॉजिकल। अभी तक आपने इतने कर लिए, ये डन है, ये डन है, ये डन है, ये डन है, ये डन है। इस पे आ जाओ। फिजिकल मेथड में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, लायोफोबिक पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं। 12 नंबर। अब ये थोड़ा लॉजिकल मेथड, इसको समझिए। देखिए, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये है कि आप सॉल्वेंट की अदला बदली करें और इस तरीके से करें कि एग्रीगेशन हो जाए। तो जाहिर सी बात है, दिमाग अगर आप लगाएं तो आप ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ के लाएंगे जिसमें सॉल्बिलिटी कम, तभी तो एग्रीगेशन होगा। तो यानी कि पहले ऐसा सॉल्वेंट रहा होगा जिसमें सॉल्बिलिटी ज्यादा थी, और बाद में आपने ऐसा सॉल्वेंट दिया होगा जिसमें सॉल्बिलिटी कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक कंटेनर लें, उसमें सल्फर को मान लीजिए आपने अल्कोहल में डिसॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक, यहां सल्फर अल्कोहल में पड़ा हुआ है। आप चेक करेंगे तो सल्फर की जो सॉल्बिलिटी होती है वो अल्कोहल में बहुत जोरदार है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ सल्फर इन अल्कोहल इज हाई, या ऐसे लिख लीजिए सल्फर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये पहला स्टेटमेंट है। इसकी वजह से यहां पे सल्फर इतना आराम से इसके अंदर सॉल्युबल होगा कि जो पार्टिकल का साइज होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्बिलिटी हाई है, तो पार्टिकल का जो साइज मिलेगा वो कम मिलेगा। अब जो पार्टिकल का साइज कम मिलेगा तो हमें साइज ही तो बढ़ाना है, ठीक है, हमें साइज बढ़ाने के लिए कुछ दिमाग लगाना होगा। हम क्या करते हैं, इस बार सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। हम एक नई वेसल लेते हैं और उसमें पानी भरा होता है। तो इसमें मान लो पानी भरा हुआ है। अब जो इसमें पानी भरा हुआ तो इसको उठा करके इसमें मिला देंगे। जब इसमें मिला देंगे तो पानी सॉल्वेंट है। अब देखिए, पानी नया सॉल्वेंट है, तो जब ये इसके अंदर मिलाया जाएगा पूरा, तो अब कंटेनर में 3 लोग हो जाएंगे, सल्फर, अल्कोहल और पानी। अब तीनों में क्या समीकरण है वो समझिए, ट्रायंगल बन गया, मतलब त्रिकोणीय समीकरण, सल्फर, अल्कोहल और पानी। अब ये तीनों आपस में क्या करेंगे, देखिए सल्फर अल्कोहल में तो खूब डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप चेक करेंगे अगर, तो जो सल्फर की सॉल्बिलिटी है पानी में कम होती है, लगभग लगभग इनसॉल्युबल जैसा ही। तो सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी के अंदर सल्फर की सॉल्बिलिटी वेरी वेरी लेस है। दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट है कि जो अल्कोहल है वो पानी के साथ मिसेबल होता है। अल्कोहल इज मिसेबल विद वाटर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों आराम से मिल जाते हैं। अब ये जो 3 फैक्ट है इन पे चर्चा करते हैं। देखिए, पहले सल्फर पड़ा था अल्कोहल में, सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पार्टिकल का साइज कम था। इस पूरे कंटेनर में जो भरा हुआ है इसको उठा पानी में डाल दो। जब पानी में डालोगे तो 3 खिलाड़ी हो गए, पानी, अल्कोहल और सल्फर। अब अल्कोहल और पानी ये दोनों तो आपस में मिसेबल हैं, तो सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए, सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए। अब सल्फर जब अंदर आएगा कंटेनर में तो सल्फर के पास अल्कोहल भी है और पानी भी है, लेकिन ध्यान दीजिए पहले खूब सारा अल्कोहल था, अब अल्कोहल में पानी खूब सारा हो गया। अल्कोहल तो कम है ना, पानी बहुत सारा आपने मिला दिया उसके अंदर,
तो जब पानी मिल चुका है तो सल्फर की सॉल्बिलिटी अब जो नया सॉल्वेंट तैयार हुआ है उसके अंदर कम है, क्योंकि सल्फर तो पानी में सॉल्बल होता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो सल्फर के पार्टिकल एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब सल्फर के पार्टिकल बड़े होने लगेंगे तो उनका साइज पहले से ज्यादा हो जाएगा। और यही तो आप चाहते थे, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, कंडेंसेशन, और साइज अल्टीमेटली आपने बढ़ा लिया, इसलिए इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। और क्योंकि आप सॉल्वेंट अदला बदली की है, यानी कि पहले सॉल्वेंट अल्कोहल हुआ करता था, अब आपने उसको एक नया सॉल्वेंट दे दिया है जो कि पानी है, इसलिए मेथड का नाम है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, और ये आता कंडेंसेशन के अंदर है, क्योंकि साइज बढ़ गया है, क्योंकि सल्फर की सॉल्बिलिटी पानी में कम है, इसलिए सल्फर के पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से? इतना सबको क्लियर? तो यानी कि कितने मेथड निपट गए भैया, कितने मेथड निपट के देख लो। अभी तक आप देख लीजिए ध्यान से, यहां तक पढ़ लिया है, अब आगे यहां तक देखिए हो गया, ये सब खत्म, ये सब खत्म, मतलब पूरे कंडेंसेशन सारे मेथड हो गए। सारे मेथड के लॉजिकल तरीके से आपके दिमाग में, तो अगर आप फटाफट सोचें इन सबके बारे में, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, अब रिवाइज करके नहीं गए, तो केमिकल मेथड में पहला कौन सा है, डबल डिकम्पोजिशन, AS2O3 H2S, AS2S3 बनवा दो। दूसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बनवा दो। रिडक्शन, AuCl3 को रिड्यूस करके Au बनवा दो। हाइड्रोलिसिस, FeCl3 को पानी में डाल दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉल्बिलिटी बहुत कम हो जाएगी। एक्सेसिव कूलिंग, कोल्ड वाटर से पास कर दो, टेम्परेचर अचानक से गिरा दो। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सल्फर पहले पड़ा हुआ था अल्कोहल में, उसको पानी में डाल दो, ऐसे में डाल दो जिसमें उसकी सॉल्बिलिटी कम। इन सब तरीकों से साइज बढ़ता है, और ये सब कंडेंसेशन है, ये सब लायोफोबिक बनाने के तरीके हैं। अब आ जाइए इधर, क्लियर, इतना दिमाग में सेट। अब आ जाइए डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन में तीन मेथड है, मैंने आपको बताया तीन तरीके होते हैं तोड़ने के। पहला शारीरिक तौर पे तोड़िए, दूसरा मानसिक, दूसरा इलेक्ट्रिकल तौर पे तोड़िए, और तीसरा मानसिक तौर पे तोड़िए। तो ये मानसिक तौर पे बाद में तोड़ेंगे, पहले मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पे आइए। 13 नंबर, 13 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मेन मकसद समझ लीजिए, बगल में आपको पार्टिकल्स का साइज कम करना है, यानी कि पहले ज्यादा हो चुका होगा, है ना, सस्पेंशन की तरफ बढ़ गया होगा, वापस लाना है आपको। ठीक है, अब जब तोड़ेंगे तो तोड़ने का पहला तरीका है मैकेनिकल तरीका, तरीका नंबर 1 मैकेनिकल तरीका। अब जो मैकेनिकल तरीका है उसमें क्या करेंगे, एकदम बेसिक मेथड है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आटा चक्की देखी होगी आपने, कि नहीं, हाँ बड़ा हो कि मैं भी खोलूंगा। तो आटा चक्की आपने देखी होगी ना, मशीन होती है वहां। तो यहाँ पे आप जो है ऊपर से जो है गेहूं भेजिए और नीचे से आटा निकल जाएगा। यही चल रहा है यहाँ पे भी, ऊपर से गेहूं भेजेंगे और नीचे से आटा निकल जाएगा, ऐसे कट 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 कट, बराबर, यही मेथड है। अब इसे मेथड समझिए कैसे चलता है। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में चला दीजिए इनको। जब इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आप चलाएंगे तो एक को एक तरफ चला दो, एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज चला दो। जब आप ऐसा करेंगे तो बताइए फिर क्या होगा, एक तरफ घूम रहा होगा, एक दूसरी तरफ घूम रहा होगा, दोनों पिस जाएगा, बीच में सब्सटेंस जो भी आएगा वो पिस जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सब्सटेंस डाल दो जिसका साइज पहले से कैसा हो, ज्यादा हो। तो अगर आप साइज पहले से ज्यादा रखते हैं तो यहां से आप पार्टिकल भेजेंगे ऐसे से, यहां से निकलता होगा, इनके बीच में पिसेगा और फिर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, मिला के आपको साइज कम मिल जाएगा। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल देसी। ऊपर से आप गेहूं डालिए, नीचे से आटा निकल रहा है, पार्टिकल का साइज पहले बड़ा था, आपने तोड़ डाला, मैकेनिकली तोड़ा है, डिसइंटीग्रेट किया है, साइज कम हो गया है, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना था आपको, 14 पे। अगला मेथड थोड़ा लॉजिकल है, बिजली की मदद से देखिए, मेथड नंबर 2 पे आइए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। अब इस पे सवाल आते हैं कई, बिजली की मदद से, इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं ब्रिजेक्स आर्क मेथड।
अब देखिए इस मेथड में क्या हुआ, इस मेथड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली आप तोड़ेंगे। अब इलेक्ट्रिकली कैसे तोड़ा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकली तोड़ने के तरीके क्या होते हैं, सी भी हटा दो, इतना ही काफी है। अब देखिए एक कंटेनर ले लो, मान लीजिए आपने कंटेनर ले लिया ऐसा, इस कंटेनर के अंदर आप कोई मेटल भर दे, मेटल का कोलाइड, यहां मान लीजिए मेटल का कोलाइड भरा हुआ है। अब देखिए जो मेटल का कोलाइड भरा होता है वो सस्पेंड होके बैठा हुआ है ना, तो उसके साइज बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब सस्पेंड पूरा भी प्रॉपर्ली करना है तो साइज एग्रीगेट हो चुके हैं काफी, तो मतलब वो कोलाइडल की रेंज से बाहर निकल गया है। अब देखिए अगर कोलाइडल की रेंज से बाहर निकल गया तो साइज ऐसे हो गए, ये बड़े बड़े साइज, ठीक। अब आपको वापस लाना है इस रेंज में, वापस लाना है आपको इसको कोलाइडल रेंज में, ये मकसद। इसमें आप क्या करेंगे, बिजली के झटके लगाएंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे 2 आर्क लगा देंगे। आर्क का मतलब इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ ही चुके हैं तो इतना तो आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और यहां से आपको बिजली की झटके लगाएंगे। झटके का मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, और आप बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ खूब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी, और जब यहाँ हीट, यहाँ कोई बल्ब तो जला नहीं रहे हम भाई, एनर्जी आपने यहाँ भेजी तो एनर्जी होगा क्या, यहाँ बल्ब थोड़ी जल रहा है, कहीं अब 0 वाट का बल्ब जला लूं सर क्या, तो भैया यहाँ बल्ब जल नहीं रहा तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, तो बहुत सारी हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी क्योंकि हमने बहुत सारी एनर्जी भेजी है, तो यहाँ खूब सारी हीट मिलेगी इसको। जब हीट मिलेगी तो ये पार्टिकल काफी एनर्जी गेन कर लेंगे, है ना। अब ये पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेंगे तो क्या करेंगे, इनको एकदम से इतनी सारी एनर्जी मिलती है, ये मेटल के पार्टिकल है, ध्यान दीजिए ये मेटल्स के पार्टिकल हैं, तो इनको इतनी सारी एनर्जी जब मिलती तो ये अचानक से सीधे, मतलब सीधे ये सॉलिड पॉइंट से निकल करके सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत सारी आपने दे दी, सीधे वेपराइज। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ मेथड लगाया जाता है तो ये पार्टिकल सीधे वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भागना शुरू कर देते हैं, हम लोग चले भैया, हम लोग की वेपर बन गई। अब जब हम लोग की वेपर बन गई तो वेपर बनाना हमारा थोड़ी मकसद था, वेपर बनाना मकसद थोड़ी था हमारा, हमारा लाइट बनाना। ये तो भागे जा रहे हैं भैया, तो जब भागे जा रहे हैं तो यहाँ पे लगाते हैं बगल में आइस की लेयर, तो इनसे कहेंगे भैया जाने के लिए थोड़ी सब किया है तुम्हें, रुको रुको जरा, तो यहाँ पे आइस की लेयर लगा देते हैं। आइस की लेयर क्या करती है, जैसे ही ये पार्टिकल भागने की सोचेंगे तुरंत इसकी वजह से, आइस की जो लेयर है इसकी वजह से ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पार्टिकल का साइज अचानक से इतना कम हो जाएगा कि भागने के बारे में सोचेंगे। तो देखिए इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये सब भागेंगे। जब भागने की सोचेंगे तब तक आप इसको कंडेंसेट कर लेंगे, क्योंकि बाहर आपने आइस की लेयर लगा रखी है। तो इनसे कहा जाएगा भैया जाओ नहीं, वापस आओ, इतनी क्या जल्दी है, कहाँ जा रही हो, इससे कहेंगे वापस आओ, तो ये सब पार्टिकल वापस आ जाएंगे। जब वापस आएंगे, ध्यान दीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब जब वापस ही बुलाना था, है ना, ये पार्टिकल कहेंगे भाई साहब जब वापस ही बुलाना था तो फिर भेजा क्यों था, वापस बुलाना था तो भेजा क्यों था, तो कहेंगे भेजा इसलिए था क्योंकि जब तुम थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, है ना, भेजने के बाद तुम थोड़ा और बदल गए, हमें वापस किसी और फॉर्म में लाना था, इसलिए पहले भेजा फिर दूसरे फॉर्म में वापस बुला लिया। तो देखिए यहाँ पार्टिकल का साइज एकदम छोटा हो चुका है। अब जब ये कंडेंसेट होंगे पार्टिकल वेपर के, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, तो इनका साइज फिर से बढ़ जाएगा। अब जब फिर से साइज बढ़ जाएगा तो आप पाएंगे पार्टिकल का साइज अब ऐसा हो जाएगा कुछ, समझ पा रहे, पहले से कम बाद से ज्यादा। देखिए पहले साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इतना साइज आपको चाहिए नहीं था तो आपने वेपराइज करा दिया, फिर साइज कुछ ज्यादा ही कम हो गया तो आपने वापस से कंडेंस करा दिया, तो अब देखिए साइज कोलाइडल रेंज में आ गया, नीले नीले पार्टिकल मिल गए आपको, और आपका काम हो गया। आप किस रेंज में आ चुके हैं, कोलाइडल रेंज में। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये जो रेंज आ चुकी है ये कोलाइडल रेंज है, और अल्टीमेटली आपने कौन सी रेंज गेन कर ली, कोलाइडल रेंज गेन कर ली, और कोलाइडल रेंज गेन करते ही आपका कार्यक्रम हो चुका है। मेथड का नाम होगा डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि अच्छा अब इसमें कई सारी बातें हैं। जैसे नंबर 1 बात, इस मेथड के अंदर आपने तोड़ा है कि जोड़ा है, तो आप कहेंगे तोड़ा भी है जोड़ा भी है।
देखिए जब इसको आप यहां से वेपराइज कर रहे हैं तो तोड़ा है, और जब वापस कंडेंसेट होकर के नीचे गिर रहा है तो जोड़ा है। तो पहले तोड़ा है फिर जोड़ा है। तो सवाल उठता है इसका नाम, फिर मेथड का नाम आपने डिसइंटीग्रेशन में क्यों डाला? देखिए मेथड का नाम आपने किस में डाल रखा है? डिसइंटीग्रेशन में। तो एक लॉजिकल व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है, क्या फिर मेरी बात नहीं हो रही? तो देखिए मेथड में आपसे पूछ सकता है कि बताइए जब डिसइंटीग्रेशन है तो आप तो यहाँ पे तोड़ भी रहे हो जोड़ भी रहे हो, तो इसको डिसइंटीग्रेशन में क्यों डाल रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे कि पहले तोड़ा है फिर जोड़ा है, लेकिन प्राइमरी मेथड क्या है? प्राइमरी जो स्टेप है वो है तोड़ा, है ना? प्राइमरी स्टेप तो तोड़ना है ना। टूट ज्यादा गया इसलिए वापस जोड़ गया। देखिए ज्यादा हमने तोड़ना, मकसद तो हमारा तोड़ना ही था ना, तो डिसइंटीग्रेशन में आएगा। लेकिन टूट गलती से ज्यादा गया इसलिए थोड़ा सा जोड़ना पड़ गया, इसलिए दोनों करने पड़े। क्लियर है? अब आज थोड़ी ब्रेक मिलेगा तुम्हें, रोज ब्रेक ही चाहिए, 1.5 घंटे क्लास में ब्रेक चाहिए। और नाजुक हो गए हो तुम, कांप कहे रहे हो? सुनो, कांपो मत, आज ही ब्रेक लोगे मतलब इतने, मतलब तुम लोग खतरनाक हो गए। 1.5 घंटे क्लास में क्या ब्रेक देना? इट इज द ओनली मेथड। पढ़ाई खत्म करो, निकलो। इट इज द ओनली मेथड इन विच, पॉइंट समझिए, पूछे जाते हैं सब पॉइंट, इन विच डिसइंटीग्रेशन एंड कंडेंसेशन both take place। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं, ये लिख भी देता हूं मैं थोड़ा, नहीं तो आप भूल जाएंगे 2 दिन बाद। वी प्रोवाइड इमेंस हीट, खूब सारी हीट या इंटेंस हीट, which help या by the help of electrodes, by the help of electrodes, so that metal gets vaporized। ठीक है, और जो वेपराइज हो जाएगा तो साइज बहुत कम हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म कंडेंसेशन by the help of the layer of ice। मेरे ख्याल से बातें मैं सब समझा चुका हूं। सबसे पहले ये अकेला इकलौता मेथड है जिसमें दोनों कार्यक्रम होते हैं, डिसइंटीग्रेशन भी और कंडेंसेशन भी। तो अगर आपसे कहेगा कि बताओ डिसइंटीग्रेशन भी होता है यहाँ, कहेंगे हाँ। कंडेंसेशन भी होता है, हाँ। तो लेकिन प्राइमरी मेथड डिसइंटीग्रेशन था, प्राइमरी स्टेप, इसलिए इसका नाम डिसइंटीग्रेशन है। मकसद तो तोड़ना था, टूट ज्यादा गया इसलिए जोड़ दिया। वी प्रोवाइड इंटेंस हीट, हम खूब सारी हीट प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रोड की मदद से, जिससे मेटल वेपराइज हो जाता है, फिर हम आइस की लेयर की मदद से सेट कर लेते हैं और एप्रोप्रिएट साइज गेन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कोलाइडल रेंज। ठीक है, ये हमारा मकसद था, मकसद पूरा हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और पूछी जाती है कि यहाँ पे एक एजेंट मिलाया जाता है, इसके अंदर वेसल में एक एजेंट मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं KOH। KOH और पानी यहाँ मिक्स रहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनको बोला जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि एक बार अगर कोलाइडल मिल गया तो वापस से सस्पेंशन ना बना ले, इसलिए एक इलेक्ट्रोलाइट मिला के रखते हैं जिससे कि चार्जेस डेवलप होते रहें और वो आसानी से सस्पेंड ना हो पाए। अब इस पे चर्चा आगे और होगी जब आप हार्डी-सुलज़े रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला देते हैं जिससे की वजह से ये कोलाइडल बना रहे कुछ देर तक, तुरंत सस्पेंशन फिर से वापस ना बनाए। खत्म है मामला, इतना काफी है इसमें। तो ये खत्म होता है ब्रिजिक्स आर्क मेथड, ये इंपॉर्टेंट था काफी। अब आपको कौन सा मेथड पढ़ना है इसके बाद सोचिए। मैकेनिकल पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ लिया, तीसरा मेथड बचता है। और तीसरा और ज्यादा लॉजिकल है, ध्यान दीजिए, तीसरा मेथड बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इससे भी ज्यादा। देखो ये सब खत्म, इसमें ये खत्म, ये खत्म, इस पर पेप्टाइजेशन। तो डिसइंटीग्रेशन का लास्ट मेथड 15।
पेप्टाइजेशन क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उस पर बहुत सवाल आते हैं और इसका कनेक्शन आगे से लोगों से भी है, तो फिर मतलब जरूरत पड़ेगी इसकी। पेप्टाइजेशन सुनिए ध्यान से। कोई ऐसा मुझे शॉर्टकट में एक लाइन में बता दूं तो आप कहेंगे अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। तो आप कहेंगे भाई साहब ये तो बताया नहीं, पूछ लिया आपने, फिर कैसे कैसे अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन है? तो पहले ये बताओ कोगुलेशन क्या होता है। अब मेरे को कोगुलेशन ही नहीं पता तो पेप्टाइजेशन कहाँ से समझ लूंगा? ठीक है, तो आप कहेंगे पहले फिर कोगुलेशन समझो। तो पहले जरा दोनों को समझते हैं एक साथ। पेप्टाइजेशन के बारे में एक लाइन में और लिख रहा हूँ, ये तो एक लाइन हो गई, इसके अंदर और चलिए थोड़ा। द डिस्पर्जन ऑफ, डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ अ फ्रेशली precipitated लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, मटेरियल into colloidal solution is known as पेप्टाइजेशन। पहले मैं लिख दे रहा हूं कुछ बातें, फिर आप समझना शुरू करिए। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रोलाइट used in this process is known as peptizing agent। अब कहना क्या चाहता है जरा समझिए। देखिए शॉर्टकट में अगर बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कोगुलेशन। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपके पास है और वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिएक्शन आगे भी जा सकती है और सही कंडीशन मिलने पे रिएक्शन पीछे भी आ सकती है। तो अगर रिएक्शन इधर गई तो एक काम होगा, इधर जाएगी तो दूसरा काम होगा। ध्यान दीजिए, अगर वो सस्पेंशन की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रोसेस का नाम होगा कोगुलेशन। और अगर आप उसे वापस गेन करा पा रहे हैं, कोलाइडल रेंज में ला पा रहे हैं, तो आप इससे बोलेंगे पेप्टाइजेशन। तो पहली लाइन इसी को समर्पित है, ध्यान से पढ़िए। अगर कोई ताजा तरीन पीपीटी बना है, ताजा तरीन फ्रेशली पीपीटी, और उसको आप डिस्पर्स कर रहे हैं वापस, यानी कि वापस कोलाइडल गेन करवा रहे हैं, तो जो मेथड बनाया जाता है, जो मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको वापस बनाने का तरीका क्या? एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं उसके अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो एक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से कार्यक्रम कराया जाता है जिस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, और ये एजेंट हमारे लिए ये कार्यक्रम करवाता है कि फ्रेशली पीपीटी को वापस कोलाइडल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है यही समझना है आपको। देखिए अगर ये रिएक्शन इधर चली गई तो इधर जाने का मतलब है कि कोगुलेट हो रहा है, सस्पेंशन की तरफ जा रहा है, और वापस आने का मतलब है कि पेप्टाइजेशन कर। तो पेप्टाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। ये जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है, मतलब ये सब तो कुछ समझिए, तो किताबें भी लिख देती हैं, तो फिर होता क्या है? होता क्या उसको समझते हैं जरा। देखिए मान लीजिए आपने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर एक पीपीटी बन गया ताजा तरीन। कहना किसका पीपीटी बना? ध्यान सुनिएगा जरा। जैसे मान लीजिए आपने ये कराया, FeCl3 बैठा हुआ था चुपचाप, है हाइड्रोलिसिस मेथड की बात कर रहा हूँ। कौन से मेथड के अंदर हाइड्रोलिसिस की मेथड की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे देखो, इसकी बात कर रहा हूँ, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, लायोफोबिक। मान लीजिए FeCl3 बैठा हुआ था, आपको बनाना था इसका कोलाइड, तो क्या तरीका लगाओगे? पानी में इसको डाल दोगे, पानी में डाल दोगे तो ये FeOH होल थ्राइस बना देगा, और FeOH होल थ्राइस का साइज ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी कम है। तो आपने एक ऐसा मटेरियल बना लिया जिसकी सॉल्बिलिटी पानी में कम हो, तो वो एक हमें कोलाइडल दे देगा। तो ये कोलाइडल बनवाने का मेथड है। कोलाइडल बन गया, अब इसको आप छोड़ दो, FeOH होल थ्राइस को आप 10 दिन के लिए छोड़ दो पानी के अंदर, तो धीरे धीरे क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है इसलिए एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा, और कुछ समय बाद ये नीचे बैठ जाएगा और इसका सॉलिड पीपीटी बन जाएगा। जब इसका सॉलिड पीपीटी बन जाएगा तो आप यहां आ जाओ, क्योंकि अब यहाँ पीपीटी बन चुका है। तो पीपीटी जब बन जाएगा तो आप यहां आ जाओ और यहाँ पे नया मेथड पढ़ो कि जब गलती से इसका पीपीटी बन जाए तो आप उसे वापस से तोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए,
पहले पीपीटी बनाया, सॉरी पहले कोलाइडल बनाया, कोलाइडल गलती से पीपीटी बना लेगा, तो आप फिर से तोड़ेंगे ना। इस बार आप, पहले हमने साइज बढ़ाया था, इस बार साइज कम करेंगे। उसका एक मेथड है पेप्टाइजेशन। अब पीपीटी जो बन चुका है उसको वापस से पेप्टाइजेशन करवा करके हमें कोलाइडल गेन करना है। क्या तरीका लगाएं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है मुद्दा, क्या समझ पाए? तो देखिए यहां पे मान लीजिए रेड कलर का आपको पीपीटी ऐसा कुछ पार्टिकल्स मिल गए, ये सब नीचे इकट्ठे हो गए। एक इसके पार्टिकल FeOH बोलता है इसके, ठीक है। अब मान लो FeOH बोलता है इसके पार्टिकल्स आपको मिल गए यहाँ पे। ये सब नीचे क्यों बैठ गए? देखिए नीचे वही बैठता है जाकर के जो न्यूट्रल हो जाए। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे वही बैठता है जो न्यूट्रल हो जाए। तो ये सब न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर न्यूट्रल नहीं होंगे, इनके ऊपर चार्ज होगा तो ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे और भाग जाएंगे। एक साथ वही रहते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई स्पार्क ही नहीं इनके अंदर, एकदम शांत लोग हैं, चुपचाप आके नीचे बैठ गए। अब ये पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और ऊपर पानी अपना छल 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 कर रहा है। पानी क्या कर रहा है? छल 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 छल, और नीचे आके चुपचाप बैठ गए। अब सवाल उठता है कि ये धीरे 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 पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, आपको वापस से क्या मिल गया? सस्पेंशन मिल गया। अब आप चाहते हैं कि जो सस्पेंशन मिल चुका है ना, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन चुका है, ये सस्पेंशन बन चुका है, और आप चाहते हैं कि मेरे को वापस से कोलाइडल मिले। तो अपने आप तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोबिक है। देखिए ये फोबिक है मेरे दोस्त, इसको पानी से फोबिया है, तो एक बार ये नीचे बैठ गया तो वापस तो नहीं आने वाला आसानी से। अब वापस आसानी से नहीं आने वाला तो हमको मेथड लगाने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था कि जब फोबिया वाला पढ़ते हैं आप तो उसमें मेथड लगाने पड़ते हैं, और ये सब उसके मेथड्स हैं। फिलिक वाले में कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक गाना बजाना पड़ता है, डीनो मौर्या को लाना पड़ता है, बिपाशा बसु को। क्या तुम्हें याद है? तो बिपाशा बसु कह देगी हाँ मुझे याद है, बस हो गया। दिन वो बड़े हसीन थे, बस याद ना चल रहा है, इस टाइप से। बिप्स, ठीक है। क्या सर डीनो मौर्या जैसे बाल रख लूं क्या मैं? अब देखो, अब कंसेप्ट समझो जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे पीपीटी बन गया, पीपीटी बन गया तो आपको वापस से कोलाइडल गेन करना है, तो अपने आप होगा नहीं। एक आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। आपको एक एजेंट मिलाना पड़ेगा जिसका नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक। तो अब पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, तो आप कहेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट को नाम दिया मैंने क्या? पेप्टाइजिंग एजेंट। उसको चाहें तो आप आसान भाषा में बोलें तो एक इलेक्ट्रोलाइट बोल दें, और अगर आप मुंह के अंदर सुपारी खा के बैठे हैं तो पेप्टाइजिंग एजेंट बोल दें। कई लोग बोल नहीं पा रहे, कहने सर फिसल रही है जबान। पेप्टाइजिंग एजेंट, तो पेप्टाइजिंग एजेंट के तौर पे मान लीजिए आपने FeCl3 मिला दिया इसके अंदर। क्या मिला दिया? FeCl3। अब जैसे आप FeCl3 इसके अंदर मिलाएंगे तो क्या होना शुरू होगा? FeCl3 टूट करके दो पार्टिकल देगा इसके अंदर आकर के। कौन कौन से? Fe+3 और 3Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। तो देखो FeCl3 में क्या क्या दे देगा? Fe+3 और 3Cl नेगेटिव। अब सवाल उठता है इसके अंदर दोनों ये आ गए, जब ये दोनों आ गए तो बताइए इसकी सरफेस पे कौन एड्सॉर्ब होगा आसानी से, ये वाला आयन या ये वाला? तो आप कहेंगे जो कॉमन होते हैं आयन उनके अंदर एफिनिटी होती है, वो आसानी से एड्सॉर्ब होते हैं। तो फेरिक के अंदर दो लोग हैं, एक फेरिक है और एक OH नेगेटिव है। इन दोनों में से अगर कोई आएगा तो आसानी से इसकी सरफेस पे जुड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में से कॉमन कौन है? Fe+3। तो Fe+3 इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसा होगा तो नजारे में थोड़ा परिवर्तन होगा मेरे दोस्त। आओ नजारा देखें। कह रहे मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूं। आइए देखिए, तो ये देखिए यहां पे आप क्या करेंगे? ये पानी छलछल कर ही रहा ऊपर, अपना पानी अपना छलछल करता रहता है। नीचे जो पार्टिकल बैठे हुए थे लाल कलर के ऐसे, ठीक है, ये जो पार्टिकल नीचे बैठे हुए थे इनकी सरफेस पे आकर के ये Fe+3 एड्सॉर्ब हो जाएगा, और जब इनकी सरफेस पे ये आकर के एड्सॉर्ब हो जाएगा तो इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। पहले ये न्यूट्रल हो गए थे, अब इनके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। अब जब बताइए इनकी सरफेस पे पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो ये 3Cl नेगेटिव का क्या होगा? ये मीडियम में डिफ्यूज हो जाएगा, बराबर।
तो ये जो 3 Cl नेगेटिव ये मीडियम में डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना, यानी कि ये डीएम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डीएम। तो ये बन गया डीएम। क्या मेरे को भी बनना है सर डीएम? फॉर्म भर दूं क्या? तो देखिए ये बन गया डीएम, और ये जो Fe+3 था वो इसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पे बन गया जो पार्टिकल का आप नाम आप बोलेंगे वो हो जाएगा FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe+3। ठीक है, अब इनके अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो इनके अंदर रिपल्शन क्रिएट होगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल बगल वालों से कहेगा कि तुम वहां क्यों बैठे हो, पर चार्ज सेम है तो अगल बगल क्यों बैठो, भाग जाओ यहाँ से। रिपेल करेगा इसको, इसको रिपेल करेगा। ये तो देखिए ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये सब आपस में रिपेल करेंगे। तो जब सब रिपेल करना शुरू करेंगे तो एकदम से भगदड़ मचेगी। सब कहेंगे हमारे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, भागो यहाँ से, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो भगदड़ जब मचेगी तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, ऐसे बहुत सारे लोग भागेंगे। तो भगदड़ अचानक से मचेगी, अचानक से। तो कोई दीवार पे टकराएगा, कोई जाके मीडियम से टकराएगा, कोई में डालेगा। तो विभिन्न तरीके से सबके सब अचानक से, देखिए जैसे आग लग जाती है ना तो अचानक से भागते हैं, पता नहीं चलता भाई साहब किसकी चप्पल किसके सर पे जा रही है, उस टाइप से भाग रहे हैं एकदम, चप्पल सर पे रख के। तो जैसे भागे खटखट 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 है। तो सब मीडियम के ऊपर ऊपर आ गए। अब जब देखिए मीडियम में आ जाएंगे तो क्या होगा भाई? अच्छा, कि अगर भागेंगे तो कहां से भागेंगे? नीचे से, या तो नीचे से भागेंगे या तो ऊपर से भागेंगे। नीचे तो रास्ता ही बंद है, तो नीचे से तो भाग नहीं सकते, पेंदी से बगल में यहाँ से खोल के भाग जाओ, यहाँ से भाग नहीं सकते। तो ऊपर ही आना है इनको, इनके सामने चॉइस ही नहीं छोड़ी आपने। देखिए नीचे बैठे व्यक्तियों को भगदड़ मचाएंगे, तो देखिए नीचे व्यक्ति बैठा है तो भगदड़ मचाएंगे तो ऊपर ही तो आएगा, तो ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे ये सब ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए भगदड़ में ये कोलिजन करेंगे, जब कोलिजन करेंगे तो ये टूटना शुरू करेंगे। जब ये कोलिजन करेंगे तो ये टूटना शुरू करेंगे, और जब टूटेंगे तो इनका साइज कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको साइज छोटा मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा छोटा छोटा। तो अल्टीमेटली आप चेक करेंगे तो आपको साइज यहाँ पे पार्टिकल के छोटे 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 छोटे। तो ये किसके पार्टिकल है? ये वही पॉजिटिव पार्टिकल है जो टूट टूट के मीडियम में आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये कौन है बताओ? ये डीपी है, ये डीपी है। ये कौन आ गया है? ये FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe+3 का पार्टिकल है। और डीएम कौन बन गया है? डीएम बन गया है 3Cl नेगेटिव। कितनों को बात समझ में आ गई? ये जो पूरी कहानी हुई है इसको बोलते हैं क्या? ये जो क्रिया आपने कराई है इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और इसमें जो एजेंट आपके काम आया है उसका नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें जो ये सिमिलर वाला चार्ज है ये सरफेस पे जुड़ गया, और जो दूसरा वाला पार्ट था वो डिफ्यूज्ड हो गया, और जो डिफ्यूज पार्ट होता है वो डीएम में चला जाता है, और जो सिमिलर वाला चार्ज वाला होता है वो डीपी बना देता है। कि डीपी तो सर मैंने बनाई है। ठीक है, तो देखिए सस्पेंशन को वापस अगर आप कोलाइडल में परिवर्तित कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। दिख गया आपको? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। कोगुलेशन पे भी और चर्चा होगी आगे। कितना कंसेप्ट समझ में आ रहा है कायदे से? चलिए और अंदर चलें जरा। खेरा आज के लिए इतना ही रखते हैं। गजब गजब लोग यार, तो बहुत बहुत ज्यादा, कैसे मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं आजकल। अब देखो यहाँ पे जो बना है ये, इसे आप नाम क्या देंगे? ये पॉजिटिव कोलाइडल बना है या नेगेटिव कोलाइडल बना है? तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव कोलाइडल। ध्यान सुनिए जरा, अगला सवाल है कि कोलाइडल कैसा बना? तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। देखिए कोलाइडल आप किससे बोलते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डीपी से, डीएम से नहीं बोलते हैं। किससे बोलते हैं? डीपी से। अगर डीपी पॉजिटिवली चार्ज है, देखिए डीपी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आप उसे पॉजिटिव कोलाइडल बोलेंगे। क्लियर? कितनों को इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके और अंदर चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, तो अभी तक आपने इतना तो पढ़ लिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म, ये सब खत्म, ये सब खत्म। अब इसके बाद इसमें पॉइंट अगला है प्रॉपर्टीज। 17 नंबर लोप, समझ में आ रहा है? 17 नंबर, 17 नंबर पे बात समझिए। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। प्रिपरेशन के मेथड वगैरह हो गए। कंक्लूड अगर किया जाए तो ध्यान दीजिए, यहां से शुरू किया था आपने कहा था 2 प्रकार के लोग होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक में कोई मेथड नहीं चाहिए होता है, लायोफोबिक में मेथड चाहिए।
मेथड चाहिए तो ये सब मेथड्स हैं उनके, ये दो तरीके हैं, इससे मेथड जनरेट हुए दो प्रकार के, फिर इनके अंदर घुसे तो इसके अंदर भी दो प्रकार के, फिर इन दो में चार और दो प्रकार के, फिर इसके अंदर तीन प्रकार के, ये सब आपने पढ़ डाले और सबकी डिटेल आपको लॉजिकली दिमाग में सेट है। अब अंदर चलते हैं, अगला काम है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और चौथी जो आपको पढ़नी है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चारों जब खत्म हो जाएंगे तो काफी काम निपट जाएगा। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 17 ही है ना, 18 देखो भाई, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सवाल यह आएगा कि अगर आपसे कहता है कि एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन है और एक तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इन दोनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है? मान लीजिए आपसे कहता है कि यहां पे Cp2 बोल दूं मैं इसको, और ट्रू सॉल्यूशन वाले को Cp1 बोल दूं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। Cp1, 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 Cp2, Cp2, Cp2। पहला ऑप्शन देगा ये ज्यादा होगी, दूसरा ये कम होगी, तीसरा बराबर होगी और चौथा नन ऑफ दिस। चलो पोल शुरू करते हैं। किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या फिर ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? इस पे चर्चा करें। चलिए पोल शुरू करें। जमाना जब्त हो गई लोगों की, है ना? देखिए अब सीखिए थोड़ा। 34% लोग का सही हुआ है। ठीक है भाई। अमोल निखरे, सिमरन साहू, संगीता अरोड़ा। देखो जब आप यहाँ ट्रू सोल्यूशन लेते हैं तो मान लीजिए ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल देखेंगे आप तो छोटा सा होगा, कोलाइडल का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर आप एक एक पार्टिकल कंपेयर करें, सिंगल एक पार्टिकल इसका, सिंगल एक पार्टिकल इसका, तो इसका भारी पड़ेगा। तो अगर मैं ढेर लगा दूं यहाँ पे, है ना, यहाँ मैं खूब सारे पार्टिकल ले लूं इसके बड़े बड़े, जब गिने तो पता चला कि Na पार्टिकल मिले। तो मान लो मैं इसका एक पार्टिकल पहले कंपेयर कर रहा था, मैं Na पार्टिकल कंपेयर कर रहा हूं, और ऐसे इसके Na पार्टिकल कंपेयर कर रहा हूं, तो इसकी जब एक पार्टिकल भारी है तो Na पार्टिकल भी भारी होंगे। हेलो, जब एक पार्टिकल से भारी है तो Na पार्टिकल से भारी होंगे, और Na पार्टिकल का मतलब होता है एक मोल, मोल कंसेप्ट यहां भी देखिए आ गया। तो इसका मतलब इसका जो एक मोल होगा, उसका जो मास होगा वो इसके एक मोल से भारी होगा। इसका मतलब जो इसका मोलर मास होगा M2, वो इसके मोलर मास से भारी होगा। और आपने पढ़ा था जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे कि Cp इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये कार्यक्रम आप तब लगाते हैं जब बाकी वेरिएबल सेम और उन्हें सेम माना जाएगा, क्योंकि जब आपको ऐसा सवाल मिलता है कंपैरिजन का, तो आप मान के चलते हैं कि बाकी सब पैरामीटर सेम। तो यहां पे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी Cp कम आएगी। तो ध्यान दीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसकी Cp कम आएगी, और अगर इसकी Cp कम आएगी तो Cp2 विल बी लेस देन Cp1। सही जवाब है ये। यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो आप अगर इसको लॉजिकल समझें तो जब सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा था तो क्या उसमें भर भर के आप खूब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे? यस, पढ़ी आपने कॉलिगेटिव पर, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी,
क्या कोलाइडल सॉल्यूशन जो सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इसमें कभी आपने जिंदगी में डेल्टा टीएफ निकाला बैठ के? डेल्टा टी भी निकाला कभी आपने? नहीं। फिर से आवाज चली गई क्या? हाँ भाई, आवाज चली गई? अच्छा, पोल गलत हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई ना? पोल गलत हो गया, उसमें भावुक मत होइए। कौन सा पोल दिया था? ए दिया था क्या? अच्छा अच्छा, CP1 ज्यादा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये पोल सही था, यहाँ टिक गलत कर दिया, CP1 ज्यादा होगा ना। आप सही है, पोल तो सही दिया था ना, पोल सही दिया था, पोल तो दिया था ए ऑप्शन ना। ठीक है, यहाँ टिक गलत हो गया। चलो, तो पॉइंट समझ गए आप? CP1 ज्यादा, मुद्दा समझिए, बैठने की कोशिश मत करिए चीजों को। देखिए, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, तो एक पार्टिकल हल्का मास का होगा, तो Na पार्टिकल भी हल्के मास के होंगे, तो एक मोल भी हल्का होगा, तो मोलर मास भी हल्का होगा। और जिसका मोलर मास कम होगा उसकी CP ज्यादा होगी, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। तो मोलर मास इसका कम है, देखो, तो इसका मोलर मास कम, तो इसकी CP ज्यादा। अब इसको आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप ट्रू सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें भर भर के CP पढ़ते थे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पाई वगैरह सब। लेकिन आप कोलाइडल सॉल्यूशन जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आपने एक भी सवाल आगे लगाएंगे क्या? डेल्टा टीबी का नहीं, डेल्टा टीएफ का नहीं, पाई का नहीं, तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है तभी तो नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। चलिए, ये शो नहीं करते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा CP1 विल बी ग्रेटर देन CP2, फर्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट है सेकेंड प्रॉपर्टी, पढ़िए। तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि बिजली से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं इसमें। तो कुछ तो आप समझ भी चुके हैं, और ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता है। ये क्योंकि काफी जहरीला पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बहुत सवाल आते हैं और इसे पढ़ने को काफी कुछ है। देखिए, नंबर एक बात, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 दिया जाए आपको, आपसे पूछा जाए कि FeCl3 की रिएक्शन करा दी, मान लो मैंने पानी के साथ, ठीक है, और ये बन गया FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। ऐसा पहले भी हुआ है, देखिए, रिएक्शन पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप इसको समझिए जरा। मान लीजिए ये करा दिया, तो मेथड का नाम क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था आपने इसको, तो हाइड्रोलिसिस करा के आपने क्या बना लिया? कोलाइडल बनवा लिया, ठीक। तो मान लीजिए कोलाइडल रेंज में आ गया, बैलेंस कर लेते हैं, 3 HCl लगा लें तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए, कुल मिला के आपने कोलाइडल, 3 H2 लगा लें, कुल मिला के आपने कोलाइडल गेन कर लिया। अब ये जो कोलाइडल यहाँ पे गेन हो चुका है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो काफी समय बाद ये PPT बना लेगा। तो मान लीजिए आपने इसको छोड़ दिया 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो ये सॉलिड PPT बना के बैठ जाएगा। अब अगर ये सॉलिड PPT बना के बैठ गया, तो समय के साथ ये कोलाइडल धीरे 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 PPT बनाना शुरू कर देगा। अब अगर इसका PPT बन गया, तो हमें ये करना पड़ेगा कि वापस से कोलाइडल गेन करना पड़ेगा। तो वापस से इसका कोलाइडल गेन करने के मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं, पेप्टाइजेशन। देखिए, इसके अंदर मिला देंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, और ये FeCl3 मिलाते ही 2 पार्ट दे देगा, ये स्प्रेडजॉर्ब हो जाएगा, इनमें रिपल्शन होगा, और वापस से आपको पॉजिटिव कोलाइडल मिल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है, ये सब जो हुआ, जो आप कह रहे हैं पेप्टाइजेशन, वो हुआ कैसे? तो आप कहेंगे रिएक्शन लिख लो उसकी, FeOH होल थ्राइस, इसका सॉलिड PPT बन चुका था, ठीक है। इसके अंदर मिला दो बाहर से FeCl3, जब FeCl3 मिलाओगे इसके अंदर बाहर से, तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, Fe+3, 3Cl नेगेटिव, और आपको ये फर्दर क्या दे देगा? FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe+3, और 3Cl नेगेटिव फ्री हो जाएंगे। तो रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे, इसमें जो ये वाला पार्ट है और ये जो वाला पार्ट है, दोनों में फर्क क्या है? ये वाला DP बनेगा और ये वाला DM बनेगा। ध्यान दीजिए, ये फिक्स्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पार्ट, जो कोलाइडल पार्टिकल गेन करेंगे, और ये डिफ्यूज्ड पार्ट है, ये मीडियम में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बनेगा DM डिफ्यूज पार्ट, और ये बनेगा DP फिक्स पार्ट। अब ये सब हो जाने के बाद आपसे पूछा जाए पहला सवाल कि कौन सा टाइप का कोलाइडल यहाँ पे गेन हुआ, आपको टाइप ऑफ कोलाइडल बताइए।
4 ऑप्शन दे देगा आपको। पॉजिटिव कोलाइडल, नेगेटिव कोलाइडल, कह नहीं सकते, खुद पता कर लो। तो आपको पीछे भी सिखाया गया है कि जब भी आप चेक करें कि पॉजिटिव है नेगेटिव कोलाइडल, तो डीपी चेक करें, है ना, डीपी चेक करें। डीपी बताती है, डीपी पे जो चार्ज होगा उससे डिसाइड होगा। तो डीपी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव कोलाइडल। पॉइंट समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये समझिए कि डीपी के पार्टिकल की संख्या देखिए 1 है और डीएम के पार्टिकल की संख्या देखिए 3 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा पार्टिकल किसके होते हैं, 74% लोगों का सही है। अमोल, सिमरन, अभिषेक, देखिए ज्यादा पार्टिकल की संख्या किसकी होती है? डीएम की। तो डीएम के देखिए 3 पार्टिकल हैं, डीपी का सिर्फ 1 पार्टिकल है। लेकिन अगर आप एक और बात चेक करें इंपॉर्टेंट, तो नेट चार्ज 0 होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो यहां अगर एक पार्टिकल के ऊपर आप चार्ज देखें तो +3 है। देखो, पार्टिकल 1 है लेकिन चार्ज +3 है, और यहाँ पार्टिकल 3 है लेकिन चार्ज -3 है, क्योंकि एक पार्टिकल पे -1 है तो 3 पार्टिकल है तो -3 हो गया। तो यहां से -3 आएगा, यहां से +3 आएगा, तो नेट चार्ज आप चेक करेंगे तो नेट चार्ज आपको 0 मिलेगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपसे कहें कि भाई साहब ये कैसे चेक करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कोलाइडल है कौन सा नेगेटिव? कल का सवाल है, तो आप लिख लें इस बात को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, फिर से टाइप आ गए हैं। कह रहे हैं फिर से टाइप कैसे आ जाता है? टाइप तो मैं इसके पहले पढ़ चुका हूं, बेसिस अलग है ना। फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 टाइप है। पहले आपने पढ़ा था लायोफिलिक, लायोफोबिक, फिर से 2 टाइप है। पहला है पॉजिटिव कोलाइडल और दूसरा है नेगेटिव कोलाइडल। अब सवाल उठता है पॉजिटिव कोलाइडल किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे जिसमें डीपी पॉजिटिव हो और डीएम नेगेटिव। अगर डीपी पॉजिटिव तो डीएम नेगेटिव होगा। नेगेटिव कोलाइडल किसको बोलते हैं? जिसमें डीपी नेगेटिव हो और डीएम पॉजिटिव हो। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जज किससे करते हैं, तो आप कहेंगे डीपी से। डीपी अगर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे वो पॉजिटिव कोलाइडल है, और डीपी अगर नेगेटिव है तो आप बोलेंगे नेगेटिव कोलाइडल है। डीपी अगर पॉजिटिव होगी तो डीएम नेगेटिव होगा, डीपी नेगेटिव होगी तो डीएम पॉजिटिव होगा। डीपी पे जितना प्लस आएगा डीएम पे उतना नेगेटिव आएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब इस पे एक सवाल, यहां पे देखिए बात को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता था आपसे कि अगर आपसे ऐसे पूछा गया कि मान लो मैंने ये रिएक्शन करवाई, देखिए सुनना ध्यान से, मान लो ऐसे कहता है ये रिएक्शन करवाई और मैंने इसमें FeCl3 एक्सेस में डाल दिया। सिर्फ इतना लिखेगा, देखना सवाल देखना। आपसे कहेगा कि भाई साहब ये रिएक्शन कराई FeCl3 प्लस पानी FeCl3 एक्सेस में, बताइए कौन सा कोलाइडल बनेगा। सिर्फ इतना लिख के छोड़ देगा। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये एक्सेस में है तो पहले तो ये बन जाएगा, फिर अगर ये एक्सेस में तो ये बचा रह जाएगा, तो ये इसके साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा। देखो ये एक्सेस में तो यहाँ आके फिर रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, यानी कि आपको बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं है एक्सेस में, तो ये दोनों फिर से मिलेंगे और फिर ये बना देगा। और कौन सा बनेगा? पॉजिटिव कोलाइडल। समझ में आ रहा है सवाल कैसा आएगा? नेक्स्ट सुनिए सवाल 21 नंबर। 21 नंबर पे अगर एक सवाल फिर से पूछा जाए आपसे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं AS2 एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है आपको। आपसे कहेगा AS2O3 ले लो, इसकी रिएक्शन H2S से करा लो। कहेगा ये मेथड कहीं देखा है? 4 ऑप्शन दे देगा। पहला सवाल तो यही बन जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ देखा तो है, आपको याद नहीं आ रहा होगा, जल्दी से टाइप करो कौन सा मेथड है। कौन सा मेथड है? DD, डबल डिकम्पोजिशन, है ना। तोड़ा है फिर जोड़ा है, लेकिन बड़े बड़ों को जोड़ा है, छोटे छोटों को अलग जोड़ा है, तो बड़े बड़े वाले मिलके कोलाइडल बना लेंगे। तो AS2 है ना, दोनों को तोड़ा था ना, इसको भी तोड़ दो इसको भी तोड़ दो, इसका बड़ा वाला इसके बड़े वाले से जोड़ दो, AS2S3 बन गया था यहाँ, साथ में H2O बन गया था। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे लॉजिकल तो फिर दिमाग में रहेगी बात, रिवाइज नहीं करना है। अब देखिए इसको भी अगर आप छोड़ देंगे धीरे 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 धीरे, कोई पूछे इसको मैं छोड़ दूं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, तो इसका भी PPT बन जाएगा। अब अगर सेडिमेंट हो गया, इसका PPT बन गया, तो सवाल है कि हमें वापस से कोलाइडल गेन करना है। अगर वापस से कोलाइडल गेन करना है तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्लॉक बनाएगा, एक सवाल लिखेगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक्सेस में दे देगा आपको। मान लीजिए वो सवाल में आपको कहता है कि ये एक्सेस में है, अब बताओ कौन सा कोलाइडल बनेगा? 4 पार्ट।
पॉजिटिव नेगेटिव कह नहीं सकते, नहीं बताएंगे। तीसरे वाले में कह रहा कह नहीं सकते, मजबूर है। चौथे में कह रहा बताएंगे नहीं। अलग है ऑप्शन। अब देखिए इस बार क्या होगा वाला गया, इसका सॉल्यूशन समझिए। देखिए आप कहेंगे ये तो बन चुका है सॉलिड पीपीटी, अगर ये एक्सेस में है तो जो AS2S3 है इसको H2S वापस से मिल जाएगा। 74% का सही है। अमोल, अभिषेक, मनीषा, देखो यहाँ पे देखो ये अगर एक्सेस में है तो इसको वापस से मिल जाएगा, है ना, इसको वापस से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब इसको आप तोड़ेंगे फिर दो पार्ट में टूटेगा, किसमें किसमें, 2H पॉजिटिव और सल्फाइड आयन। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, AS2S3, और इसके बीच में कॉमन कौन है। मैंने आपसे बोला था जो कॉमन होता है वो आसानी से एडजॉर्ब हो जाता है, एफिनिटी होती है उसकी, तो ये इजिली जाकर के इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। तो बनेगा यहाँ पे AS2S3/S-2 और मीडियम में क्या फ्री हो जाएगा, 2H पॉजिटिव। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें से इस बार ये कौन है और ये कौन है, तो आप कहेंगे ये है डीपी और ये है डीएम। ये जो डीपी है ये फिक्स पार्ट है, ये पार्टिकल तैयार हो रहा है, और ये डिफ्यूज्ड पार्ट है, ये मीडियम में डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है। फिर से आप चेक करिए तो इसका एक पार्टिकल मिला आपको, इसके दो पार्टिकल मिले। डीएम के पार्टिकल ज्यादा हैं, डीपी के कम है, लेकिन चार्ज देखिए ओवरऑल 0 है। तो यहां से एक पार्टिकल -2 डेवलप कर रहा है, यहाँ दो पार्टिकल +2 डेवलप कर रहा है, तो -2 + 2 कहानी खत्म हो गई, नेट चार्ज 0 है। क्लियर इतना। तो सही जवाब क्या होगा, देखिए डीपी से चेक किया जाता है। डीपी कैसी है, नेगेटिव, यानी कि आंसर कैसा है, नेगेटिव कोलाइडल। तो आपसे पूछे कौन सा कोलाइडल इस बार बना, नेगेटिव कोलाइडल। पिछली बार आपसे पूछा था कौन सा कोलाइडल बनेगा, तो पॉजिटिव आया था। एक और सवाल इसमें देखिए, लास्ट 22 नंबर। अगर आपसे कहता कि मान लीजिए मैं सिल्वर नाइट्रेट ले लूं और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन KI से करा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, AgI बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा। अब अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद आपको AgI का सॉलिड पीपीटी बन जाएगा। फिर आपसे कहता है कि अगर मान लो मैं KI को एक्सेस में ले लूं, ये सवाल है, KI को अगर मैं एक्सेस में ले लूं तो कौन सा कोलाइडल बनेगा। कर लेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, पॉजिटिव नेगेटिव कह नहीं सकते, हम जा रहे हैं, आइए समझे। तो यहां पे देखिए फिर से पोल शुरू हो रहा है, अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करिए और बता दिए जमाने को क्या है, सच क्या है। देखिए ये जब एक्सेस में होगा तो ये जो पीपीटी यहाँ पे बना है AgI का, तो आप सॉल्यूशन इस बार ये देंगे कि जो AgI का सॉलिड पीपीटी बना है यहाँ पे, ये जब KI से मिलेगा, क्योंकि KI एक्सेस में है, तो KI टूट जाएगा K+ में और I- में। कॉमन यहाँ पे देखिए I- है, I- इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, तो AgI/I- बनेगा और K+ फ्री हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे फिक्स पार्ट। 75%, 25% अभी भी गलत कर रहे हैं, मतलब जब जमे हुए हैं 25% लोग कह रहे हैं हम नहीं, हम सही क्यों कर दें, फिर तुम्हारा काम नहीं खत्म हो जाएगा। अगर हमने भी सब कुछ सही कर दिया तो पूरा देश सही हो गया, तो फिर हमारा तुम्हारा काम क्या रह गया फिर। ये डीएम है, देखिए ये पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 75% लोगों का सही हुआ है, अमोल, निखरे, अभिषेक कुमार, मनीषा मिश्रा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो पार्टिकल हैं इनसे जज करेंगे आप आंसर। ये नेगेटिव पार्टिकल है, ये डीपी के पार्टिकल है, और यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव कोलाइडल। अब इसमें एक और सवाल बन सकता है, कल को मान लो मैं इसमें इसको एक्सेस में ना लेकर के इसको एक्सेस में ले लेता तो क्या सवाल लगा लेंगे आप। अब दो सवाल बनते हैं, देखिए 23 नंबर पे एक लास्ट सवाल देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है वो। मान लीजिए आपसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट लो और इसकी रिएक्शन KI से कराओ, लेकिन इस बार ऐसा करो इसको एक्सेस में लो। पूछेगा इस बार कौन सा कोलाइडल बनेगा, कर लेंगे।
फिर से पोल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कह नहीं सकते, टाइम हो गया। आइए पोल करते हैं। देखो यहां बनेगा क्या, AGI, इसका सॉलिड पीपीटी, साथ में बन जाएगा KNO3। ये तो पिछली बार बना था, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन आप क्या देंगे, कहेंगे इस बार सिल्वर नाइट्रेट अगर एक्सेस में है तो जब ये AGI यहां बनेगा, इस AGI के साथ कांटेक्ट कर लेगा ये सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में। फिर जब आप सिल्वर नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो Ag प्लस NO3 माइनस कॉमन कौन है, Ag प्लस, तो Ag प्लस इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, तो यहां आपको मिलेगा AgI/Ag प्लस, में फ्री हो जाएगा NO3 नेगेटिव। आप अगर ध्यान से देखें तो NO3 नेगेटिव ये जो है और ये जो है, इसमें ये DP है और ये DM है, तो DP देख करके आंसर देंगे। DP कैसा है, DP देख के आंसर, DP पॉजिटिव है तो आंसर हो गया। तो याद रहेगा हमेशा DP देख के आंसर। 73%। अमोल लिख रहे, अभिषेक कुमार, मनीषा मिश्रा। चले भाई खत्म करते, इतना काफी है, निकल लीजिए पीछे के रास्ते से। अब इसमें एक और जहरीला सवाल बनता है लेकिन वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, तो इतना काफी है। अब इसमें जो कुछ बचता है वो लगभग अगले टर्न पे काफी कुछ और हो जाएगा, कहानी खत्म की ओर ही जाएगी, अगले टर्न पे बहुत कुछ हो जाएगा, उसके बाद बहुत थोड़ा बहुत ही बचेगा, ठीक है। तो आज काफी कुछ पढ़ लिया आपने, सब रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर। नेक्स्ट में मिलते हैं। चलिए भाई, जय भारत, ओके टाटा बाय। कॉल करो पहले पढ़े भाई से, कॉल करो प्लस लर्नर रेज योर हैंड। रेज योर हैंड में ये रेड जब आता है तो रेड, जब इसमें क्लिक करते हैं तो रेड गायब क्यों हो जाता है, हाँ? बर्फी कह रहा मेरे को कॉल करो। अब आ रही आवाज, आ रही है? विवेकानंद से मिलो तुम लोग। हेलो, मॉर्निंग सर। नमस्कार, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। जानलेवा, जानलेवा। बहुत बढ़िया। और बताओ, विवेकानंद संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को कुछ? आपसे पढ़ने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मोक्ष प्राप्ति हो गई सर। बहुत बढ़िया, नमस्कार। आज तक मुझे जिंदगी में कभी भी समझ में नहीं आई थी फिजिकल केमिस्ट्री। चलो अब आ गई, अब आ गई जीवन का आनंद लो। जी। ओके, हेलो। शिवांगी, यस सर। नमस्कार भी। नमस्ते सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। सबको आ रही क्या आवाज भी? क्या हाल है भी? सर अच्छा है पीछे सही है ये, रेज हो रहे हैं। सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं धन्यवाद। और सर बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपका जो अप्रोच होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का सर वो एकदम ही डिफरेंट होता है सर, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। चलिए भाई, नमस्कार। थैंक नमस्कार।